हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज का जो वीडियो है उसमें मैं क्या बताने वाली हूँ आपको। अभी जस्ट हाल में जो एग्ज़ाम हुआ, बार का एग्ज़ाम है ना, 2 डेज़ पहले जो एग्जाम्स हुए, उसका जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स है मेरे जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैम इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, इसका आंसर बता दो करके। तो मैंने उनका आंसर बता दिया, पर आप सबके लिए भी मैं सोची शेयर कर देती हूँ कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारा बार्क में आया हुआ, तुरंत अभी एग्जाम हुआ उसमें जो क्वेश्चन आया था, कौन से लेवल था क्वेश्चंस का, कितने क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आए थे, मेमोरी बेस्ड में बनाने वाली हूँ अभी। उसमें मैं क्या करूँगी, आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझाते हुए एक्सप्लेन करूँगी। इससे क्वेश्चन जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है ना। तो सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो अभी CSA या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, TIFR का कर रहे हैं या गेट का कर रहे हैं, तो वो सारे बच्चे इसको देखो, क्योंकि जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है ना। और अभी मेरा क्या चल रहा है, अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका सीरीज चल रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले कमेंट कर रखा है कि मैं सारा स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, बाकी सब वीडियोस बन रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस में मैं सबसे पहले आपको ना स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए थे वो पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी मैं इस वीडियो में आपको 45 to 50 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। वीडियो लास्ट तक देखना, जिससे कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बिल्ड हो और हमें पता चले कि अभी के आने वाले जो क्वेश्चन हैं, हर बार थोड़ा सा तो आगे के क्वेश्चन आते हैं ना, तो अभी जो क्वेश्चन आ रहा है उसका लेवल क्या है, और हमेशा रिपीट्स भी होता है क्वेश्चन एक एग्जाम का दूसरे एग्जाम में, तो प्रैक्टिस करना तो बनता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रही हूँ मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अच्छा, कुछ एक बच्चा है जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैं IIT JAM के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूँ करके, तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं आपको लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूँगी। और मैंने आपको रिप्लाई भी किया कि पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही कर लेंगे, है ना। तो जो बच्चा ऐसे टेस्ट दिलाने में इंटरेस्टेड है ना, वो क्या करे, अभी मैं ऐसा क्वेश्चन लिखते जा रही हूँ, क्वेश्चन को पॉज करो और खुद बना के देखो, फिर मैं भी उसके एक्सप्लेन करूँगी, तो आप अपना चेक करना कि आपका लेवल कितना है, आप कितना आंसर कर पाते हो। तो वो एज ए टेस्ट भी अभी कंसिडर हो जाएगा। बाकी टेस्ट तो सीरीज़ में बनाऊंगी, उसमें मैं आपको पहले क्वेश्चन दूंगी 20 क्वेश्चन, फिर आप उसको ट्राई करोगे बना के, कमेंट बॉक्स में आंसर्स करोगे, फिर मैं उसको सेकंड वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया करूँगी। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ तो आएगा। सबसे पहले हम यही स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं अभी वही टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ मैं क्वेश्चन को कराना। बार्क का आया हुआ क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स लोग ने भेजा था, तो क्वेश्चन बहुत कंफर्म नहीं है कि कैसा आया था, पर फिर भी थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा। है, ऑप्शन नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि ऑप्शन उतना ब्रेन में रहता नहीं है। ठीक है, चलो स्पेक्ट्रोस्कोपी में कार्बन 39 प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक क्वेश्चन किया गया था कि ये वाला कंपाउंड्स दे रखा था, उसने एग्जाम में बोला था कि आप काउंट करो नंबर ऑफ सिग्नल्स। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालना मैं सिखा चुकी हूँ अभी। नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं, इन्वॉल्वमेंट चेक करके, है ना। तो पहले मैं क्या करती हूँ, प्रोटॉन NMR में नंबर ऑफ सिग्नल्स काउंट करते हैं। प्रोटॉन NMR में किसको देखा जाता है, प्रोटॉन्स को देखा जाता है। अब प्रोटॉन NMR में अगर मैं नंबर ऑफ सिग्नल्स काउंट करूँ तो कितने टाइप के डिफरेंट इन्वॉल्वमेंट मेरे को दिख रहा है। सबसे पहले तो ये हो गया आपका A, अलग इन्वॉल्वमेंट में है ना, फिर ये हो गया B, ये C, ये भी अलग ही देगा, 1 2 3 तो ये अलग ही दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी एक H आएगा, कुछ मिसिंग है इसमें, 1H तो आएगा इसमें, है ना, 1 2 3। हाँ, अब ये हो जाएगा आपका 4, ये अलग ही सिग्नल्स देगा, सबका इन्वॉल्वमेंट अलग है, दिख रहा है आपको। इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि यार ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट सेम है क्या, तो उसके लिए आप करके देखो कि दोनों का इन्वॉल्वमेंट सेम है क्या। इसको थोड़ा ओपन करके लिखो तो समझ आ जाएगा कि दोनों का इन्वॉल्वमेंट सेम है कि नहीं। अगर मैं इसे हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दूँ तो अब आपको समझ आ रहा है कि ये एज ए एल्कीन बन गया है, और ये सीस ट्रांस टाइप का दिख रहा है, मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है उसके ट्रांस में ऐसा ग्रुप है, ये वाला जो हाइड्रोजन है उसके ट्रांस में हाइड्रोजन ग्रुप है। तो आपको तो पता है ना, जे कपलिंग से हमको पता है कि ट्रांस और सीस का अलग अलग वैल्यूज देता है, तो अलग अलग तरीके से ये कपल्ड होंगे, सिग्नल्स भी अलग मिलेगा। तो कह सकते हैं कि ये वाला जो प्रोटॉन है उसका एक अलग सिग्नल्स मिलेंगे, मतलब D, और ये E और ये F। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स प्रोटॉन NMR में, है ना, प्रोटॉन NMR में अगर मैं निकालूँ टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितना निकल रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6 दिख रहा है। 6 जो है वो अलग इन्वॉल्वमेंट में है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे, 6 होगा। समझ आ गया ये चीज़ें। अब और पूछा था कार्बन 13 में कितना होगा, रिस्पेक्ट वाली करके कुछ ऑप्शंस था, तो कार्बन 13 में निकाल लो। ये कार्बन अलग है बिल्कुल अलग, तो इसको भी वही करते जाते हैं। ये A हो गया, ये कार्बन का इन्वॉल्वमेंट अलग है, ये B, ये C, ये तो कार्बोनिल कार्बन है, ये D हो गया, ये एक नॉर्मल एल्काइल वाला कार्बन है E, और ये भी कार्बन अलग ही देगा क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट भी अलग है F। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो है, 6 सिग्नल जो है वो कार्बन 13 में भी मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 6 6।
6 सिग्नल जो है वो NMR में, प्रोटॉन NMR में भी 6 मिलेंगे, कार्बन 13 में भी 6 मिलेगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चेक कर लेना जिन बच्चों ने दिया है एग्जाम्स, बाकी जिसने एग्जाम दिया है वो आप आंसर चेक कर सकते हो, साथ ही कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है वो भी कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस करने से बहुत ज़्यादा, मतलब क्वेश्चन जितना आप बनाओगे ना उतना अच्छा आप एग्जाम में कर सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन था, मतलब ये ऐसे मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा है, मैंने कैटेगराइज कर दिया है। पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करिए, फिर इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन थे वो बता दूंगी, ऑर्गेनिक से क्वेश्चन आए थे वो बता दूंगी, है ना, वैसा करेंगे। अब एक क्वेश्चन आया था केमिकल शिफ्ट ऑर्डर, इसमें ना ये जो कंपाउंड दे रखा था और इसमें बोला था कि ऑर्डर क्या होगा, केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर क्या होगा, किसमें, कार्बन 13 NMR में। ये भी देखा करो आप, कार्बन 13 NMR में केमिकल शिफ्ट की ऑर्डर क्या होगा। तो एक्चुअली हमको इतना पता है कि जो कार्बन 13 NMR है वो अप्रॉक्स 10 से लेकर के 250 ppm तक का वैल्यू अपने शो करता है। ये इसका केमिकल शिफ्ट वैल्यू का रेंज है, ये इसका रेंज हमको पता है ना। अब एक चीज़ आप और जानते हैं कि जो कीटोनिक ग्रुप होता है, चाहे वो एसीटोन हो गया या एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, तो ये वाले जो होते हैं डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच्ड होते हैं ये वाला कार्बन। और ऐसे कार्बन जो होते हैं ना, जो कीटोन ग्रुप वाले कार्बन होते हैं, ये बहुत हाई ppm में केमिकल शिफ्ट वैल्यू शो करते हैं। तो एक चीज़ तो मुझे पता चल गया, चलिए इसका ना नंबरिंग कर देते हैं। एग्जाम में आई थिंक स्टूडेंट बताया इसमें नंबर भी लिख के दिया था, तो वो तो रही बात कि नंबर लिख के दिया था, तो आप उसके हिसाब से मैच कर लेना, है ना। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अपने से नंबर डाल देती हूँ। सपोज मैंने इसको फर्स्ट कार्बन, इसको सेकंड कार्बन, इसको थर्ड कार्बन, इसको फोर्थ कार्बन देती हूँ। इतना पता चल गया कि 4 सिग्नल्स तो मुझे मिलेगा, इसमें सबका अलग अलग है तो 4 सिग्नल्स मिलेंगे। लेकिन उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू का क्या होगा, ऑर्डर बताओ, यही था उसमें। तो अगर केमिकल शिफ्ट वैल्यू की बात करो तो सबसे पहले तो ये हमें पता ही होता है कि कार्बन 13 NMR में जो कीटोनिक ग्रुप होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, ये 3 ग्रुप जो होते हैं उनके जो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू मिलता है ना, 210 तक का मिलता है। तो यहाँ पे इतना तो पता चल गया कि जो कार्बन 3 है, जिसको मैंने 3 नंबर्स दिए हैं, उसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी केमिकल शिफ्ट की, उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी केमिकल शिफ्ट में। अब बात करते हैं ये तो यार CH3 है, सिंपल CH3 ग्रुप है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये तो सिंपल CH3 ग्रुप है और CH3 ग्रुप का सबसे कम होता है। तो एक चीज़ और पता चल गया मुझे कि सबसे कम होगा किसका, C4 वाले का। ठीक है, सबसे ज़्यादा होगा इसका C3 का और सबसे कम होगा किसका, C4 का। अब बचे मेरे पास ये दोनों का लगभग इन्वॉल्वमेंट सेम दिख रहे हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी चेक करते हैं किसके पास है। अगर कॉन्जुगेशन में हम लेके जाएँ तो ये क्या होगा, ये जाएगा यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, ऐसे ही मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड तो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ऐसे शिफ्ट हो रहा है, स्लाइटली शिफ्ट हो रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कि इस वाले कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस वाले जो कार्बन है वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा। और आपको ये पता है कि जहाँ कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आता है ना, वो ज़्यादा सिल्डेड नहीं रहता इलेक्ट्रॉन से, उस कंडीशन में वो डिससिल्डेड होगा। और डिससिल्डेड जो कार्बन होते हैं वो उसका केमिकल शिफ्ट वैल्यू डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा। यही तो रीज़न था ना इस कार्बन का भी क्यों था, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींच ले रहा था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला जो होते हैं जो न्यूक्लियाई, वो डिसशिल्डेड होगा, और जो डिसशिल्डेड न्यूक्लियाई होते हैं उसकी डेल वैल्यू जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है, मतलब उसका ज़्यादा ppm वैल्यू होगा। तो ये चीज़ें हमको पता है पहले से, है ना। तो उसके बेसिस पे मैं बोल सकती हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है, इस कंडीशंस में इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें नेगेटिव, तो अब केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो है वो इसी का ज़्यादा होगा, कार्बन 1 का ज़्यादा होगा, आफ्टर दैट कार्बन 2 का ज़्यादा होगा। तो ये तो रहा ऑर्डर, केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ का ऑर्डर कि किसका कितना ज़्यादा होगा, किसमें, कार्बन 13 NMR में। ठीक है जी, तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन तो आपको पता चल गई है। इसके बाद क्या करते हैं, कार्बन 13 NMR का इतना चीज़ें हमें पता चल गया। फिर एक क्वेश्चन था वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको पता है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम निकालते हैं, तो वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सिंपल से एक फॉर्मूला है जिससे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया जाता है। तो उसमें जब हम फॉर्मूला निकालते थे तो पहले तो मॉलिक्यूल्स को देखते थे कि मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर है। जब मॉलिक्यूल लीनियर होता था तो उसके लिए फॉर्मूला होता था 3n-5। जब मॉलिक्यूल नॉन लीनियर होते थे तब उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, 3n-6। तो उसके बेसिस पे हम निकाल लेंगे। बताओ कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो हाँ, मेरे को पता है ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है लीनियर स्ट्रक्चर, ऐसे लिखते हो ना आप इसको, तो ये तो होगा लीनियर, तो होता है कार्बन साइड। सल्फर की बात करें तो ये भी स्लाइटली लीनियर ही होगा। इसकी बात करें तो ये तो है कॉन्सेप्ट किसका, नॉन लीनियर का।
तो उस कांस्टेंट में मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकती हूँ कि इसका फॉर्मूला जो है लीनियर है, तो 3n-5 होगा। इसका भी क्या होगा, 3n-5, बट इसका हो जाएगा 3n-6। फॉर्मूला लगाते जाओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाएगा। यहाँ पे आ गया 3 इंटू n, n मतलब नंबर ऑफ एटम। इसमें कितना नंबर ऑफ एटम है, 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ एटम प्लस -5 कितना हो जाएगा, कितना आ गया आंसर, 9 में 5 गया 4, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 4। ठीक है, इसके केसेस में भी 3 इंटू 3 -5, तो यहाँ पे आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 4। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो 3 इंटू कितने एटम है इसमें, सोचिए, ये तो हो गया 6 कार्बन और 6 कार्बन के साथ साथ 6 हाइड्रोजन, कितना हो गया टोटल 12 एटम। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 12 -6, 36 -6 इक्वल्स टू 30। तो ये है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। बस आंसर में ऐसे दिया रहा होगा, मुझे पता नहीं है, स्टूडेंट्स ने बताया है, तो आप आंसर्स देख लेना, इसी कॉन्सेप्ट में आ जाएगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आया था स्पेक्ट्रोस्कोपी से, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। मतलब सोचो आप, जिस अभी जो बाहर का एग्जाम हुआ है उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही खाली लगभग 7 to 8 क्वेश्चन आए थे। 7 to 8 क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही पूछ लिया गया था, है ना। कितना इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम्स के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, चलो इसकी बात करें तो मोस्ट इंटेंसिव बैंड किस में मिलेगा, IR का। तो जो IR होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, वो किसको डिटरमाइन करता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो हम उसमें निकालते हैं, है ना। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है उसको हम निकालते हैं, उसके वैल्यूज़ को देख के, सिग्नल्स वैल्यूज़ को देख के। तो ये बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा इंटेंस कौन होगा। तो बेसिकली जो IR होता है वो किसी बॉन्ड के पोलैरिटी पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है किसी बॉन्ड में, किसी एटम में जिससे वो बॉन्ड बना है, और उस बॉन्ड की पोलैरिटी नेचर कितना स्ट्रॉन्ग है। जितना ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा इंटेंस बॉन्ड्स में मिलेगा हमको। ठीक है, तो इसकी पोलैरिटी देख लो आप, सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है, आपको समझ आ रहा है किस में दिख रहा है सबसे ज़्यादा। ये तो हो गया 2.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपकी 3, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5 है, फिर नाइट्रोजन 3 होगा, 3.5 होगा, है ना, इसका लगभग 3 होता है। तो इससे मुझे पता चल गया कि यार पोलर बॉन्ड तो यही है, सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड यही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस भी यही है। तो इसी बॉन्ड का जो है वो सबसे हाई इंटेंस पिक हमको मिलेगा, इंटेंस बॉन्ड हमको मिलेगा। ठीक है, तो उसका आंसर आ जाना है क्या, अगर ये थोड़ा सा सीक्वेंस अलग है, मैंने अब मेमोरी बेस्ड है ना, तो बिल्कुल एक जैसा सीक्वेंस तो रहेगा नहीं, पता नहीं इसको कैसे बना के दिया था उसने ऑप्शन में, पर आंसर आएगा OH बॉन्ड। OH बॉन्ड जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेंस होंगे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितना होता है, किसमें, IR स्पेक्ट्रास में। तो IR की जब हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपको पता है लाइन से हमको देना होता है। OH बॉन्ड का बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है, कार्बन वाले बॉन्ड मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड का होगा, सल्फर वाले बॉन्ड्स का होगा, फिर कार्बन वाले बॉन्ड्स का होगा। वैसे ही इसमें पूछ लिया था क्या, ट्रिपल बॉन्ड्स का, ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितना होता है। तो इसका जो रेंज होता है वो मैं यहाँ से डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ कि ये तो याद करने वाला क्वेश्चन था, कुछ समझाने वाला है नहीं, है ना। इसका जो रेंज होता है वो होता है आपका 2500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके टू 2000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो ऑप्शन में रहा होगा वही इसका आंसर है। ये रेंज है IR में, किसके लिए रेंज है, ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन कर लिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो कवर कर लिए, उसमें अपने 6 नंबर के क्वेश्चन पे जाते हैं, वो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड थे, IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इससे पहले ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वो आप करेक्ट कर लो। यहाँ पे जब मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया तो मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 3n-5। ठीक है, लीनियर के लिए होता है 3n-5 और जो नॉन लीनियर है उसके लिए होता है 3n-6। बता दिया है, पर मैंने यहाँ पे इसको क्या बोल दिया था, लीनियर है। यार इसका ना हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, SO2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हमको पता चलता है कि ये तो निकलेगा sp2, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसमें भी क्या है, 2 तो बॉन्डेड है और 1 लोन पेयर है। तो ड्यू टू दिस लोन पेयर ये लीनियर कैसे हो सकता है, नहीं होगा, है ना। ये किसका केस है, नॉन लीनियर का, और मैंने यहाँ पे ना लीनियर वाला फॉर्मूला लगा दिया था, मिस्टेक है ये। तो ये है आपका नॉन लीनियर, तो इसमें भी फॉर्मूला कैसे लगेगा, बेंजीन जैसा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 क्योंकि नॉन लीनियर है, तो ये भी हो जाएगा 6। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 नहीं आएगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आएगा, करेक्ट कर लीजिए।
एग्जाम में भी ऐसे छोटे मोटे मिस्टेक्स होता है, हमारा ब्रेन बहुत अलग ही डायरेक्शन में चलते रहता है ना, तो बहुत पेशेंस से देख के करना होता है, ठीक है। तो ये है नॉन लीनियर और इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 3। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, रिवाइज हो रहा होगा कुछ नहीं जो पढ़ा है उसका, है ना। चलिए, IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल ऐसे कुछ आया था, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट शो IR स्पेक्ट्रा, ऐसा कुछ आया था, या आप सीधे से बोल सकते हो उसमें ना IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल पूछ रहा था। तो जब हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देख लेते हैं कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वही मॉलिक्यूल शो करता है जिसमें या डायपोल मोमेंट हो, या नहीं तो डायनेमिक डायपोल मोमेंट तो होना ही चाहिए, है ना। डायनेमिक डायपोल मोमेंट तो उसमें होना चाहिए। तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो इसमें डायनेमिक डायपोल मोमेंट तो होता ही है, इसमें भी है, इसमें भी है, बचा क्या, ओनली ये वाला। तो ये जो होता है ये IR इनएक्टिव है, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल जो है IR इनएक्टिव होगा, ये बिल्कुल भी शो नहीं करता। तो हमारा आंसर तो बनेगा यही, दिस इज द आंसर, है ना। बाकी सब तो एक्टिव है तो हटा दो। तो इतना समझ आ गया आपको, यही उसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन आया था, ये थोड़ा सा बनाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसने दे रखा था कि स्ट्रक्चर डिटरमाइन कीजिए। अब आप ऑप्शन में स्ट्रक्चर बना के दिया था, अब स्ट्रक्चर कैसा था वो तो मुझे याद नहीं है, स्ट्रक्चर बना के दिया था, लेकिन क्वेश्चन यही था आपका कि आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कीजिए। अब वैल्यू क्या क्या दे रखा था उसने, वैल्यू एक दे रखा था, IR का वैल्यू दे रखा था 1640। आपको पता है ना IR का ये वाला जो रेंज है वो किसके लिए आता है, IR में ये वाला जो रेंज है वो आता है कार्बोनिल ग्रुप के लिए, ठीक है। और ये जो 32 वाला जो है स्टार्टिंग फ्रिक्वेंसी, ये वाला जो आता है आपका वो किसके लिए होता है, NH के लिए। तो इतना तो मुझे समझ आ गया कि यार ये वाला जो वैल्यू दिया है तो पक्का उस मॉलिक्यूल्स में जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें CO तो होगा ही होगा, ठीक है। और डायरेक्ट कनेक्टेड हाइड्रोजन होगा जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड होगा, मतलब ऐसा बॉन्ड भी होगा जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा। ये दो चीज़ें तो हमें यहाँ से पता चल गया, ठीक है। ऐसे सोचा करो, 1 बाय 1 उसके फ्रेगमेंटेशंस निकाल लिया करो। तो एक चीज़ तो ये होगा पता चल गया, दूसरा ये होगा, इतना हमें पता चल गया है ना। अब उसने क्या बोला, 9 हाइड्रोजन का सेट है, 9 हाइड्रोजन का सेट है और वो सिंगलेट दे रहा है। मतलब यार 9 हाइड्रोजन का सेट कब हो सकता है, 9 हाइड्रोजन का सेट तब हो सकता है जब एक कार्बन हो और उससे कनेक्टेड मेरे पास CH3 और कुछ CH3 हो, कुछ ऐसा होना चाहिए। यही होगा ना 9 कार्बन वाला, कुछ ऐसा होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं हाँ ये 9 कार्बन कनेक्टेड ग्रुप है और वो सिंगलेट दे रहा है, ठीक है। और एक और बोलता है कि 3 हाइड्रोजन है जो सिंगलेट दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 3 हाइड्रोजन भी होना चाहिए जो कि सिंगलेट्स दे रहा है, 3 हाइड्रोजन भी होना चाहिए। फिर बोलता है एक जो हाइड्रोजन है उसका बहुत ब्रॉड है, तो ये तो NH वाला होगा। इस टाइप का ना जो ब्रॉड वाला सिग्नल्स होता है ना वो डायरेक्ट कनेक्टेड NH या OH से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन होता है उसका देता है। तो इतना पता चल गया कि मॉलिक्यूल में ये सारी चीज़ें होना चाहिए। तो ऑप्शन आपको देख के तो कुछ ऑप्शन को तो आप ऐसे ही क्रॉस कर सकते हो, है ना। स्टूडेंट्स बता रहे थे कि कुछ ऑप्शन है जिसमें कार्बोनिल और ये NH ही नहीं दिया था, तो वहाँ से आपने 2 ऑप्शन तो डिलीट कर दिया ब्रेन से। अब ना इसको थोड़ा सा जमाओ कि कैसे हमको इस टाइप के सिंगलेट टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो अगर मैं कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन कर दूँ, कैसा वाला कॉम्बिनेशन, एक कार्बन रखा मैंने यहाँ पे और वो कार्बन मैंने ऑक्सीजन से कनेक्ट करा लिया, ठीक है। इसके साथ हमने डायरेक्ट अटैच करा देते हैं, ठीक है। इतना से समझ आया कि यहाँ पे मेरे पास मिल जाएगा क्या, 9 हाइड्रोजन का सिंगलेट मिल जाएगा, हाँ ये फुलफिल होता है। यहाँ से मुझे समझ आ गया कि यार 1640 सेंटीमीटर इनवर्स मेरे को मिल जाएगा IR में, ठीक है। इसी से कनेक्टेड हम कर देते हैं किसको, नाइट्रोजन को, और ये नाइट्रोजन कनेक्टेड है आपका हाइड्रोजन के साथ और यहाँ से डायरेक्टली CH3। अब देखिए क्या हो रहा है, इसका तो मिल जाएगा 1 सिग्नल्स जो मिला है, ब्रॉड है जो, यहाँ तक समझ आया। लेकिन एक चीज़ अब मुझे नहीं समझ आया, यहाँ पे ना क्या हो रहा है, मेरे पास 3 हाइड्रोजन का मिल जाएगा, क्या 3 हाइड्रोजन का मेरे को मिलेगा, इसके कारण से अभी ये स्प्लिट करेगा। तो यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन का डबलेट मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाती हूँ तो जो 3 हाइड्रोजन है उसका मेरे को डबलेट मिल रहा है, लेकिन इसने बोल रखा है कि 3 हाइड्रोजन का मिलेगा सिंगलेट। तो अब प्रॉब्लम आई, मतलब ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया ये नहीं है, इसकी ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ऐसा बना के देखना होता है हमको, ठीक है। ऐसा अगर ऑप्शन में दे रखा होगा तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा सिग्नल नहीं मिल सकता, ये तो डबलेट हो जा रहा है ना। तो अब इसको कैसे बनाया जाए, इसे कुछ ऐसे बनाते हैं, अब इसको चेंज कर देते हैं, ये वाला जो ग्रुप है उसको इधर ले आओ आप और इस ग्रुप को इधर। अब क्या होगा, यहाँ से अगर कनेक्टेड मैं सीधा CH3 रखूँ तो हाँ मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है वो सिंगलेट होगा, कोई नहीं तोड़ रहा है इसको, तो 3 हाइड्रोजन सिंगलेट होगा। और यहाँ से एक कार्बन को रखा और उस कार्बन से फिर CH3। अब ये लॉन्ग रेंज कपलिंग हो गया, इतना यूज़फुल नहीं होता, ठीक है, स्पेशली उसमें तो नहीं होएगा। तो अब मैं बोल सकती हूँ कि ये जो 9 हाइड्रोजन है वो भी क्या होंगे, सिंगलेट होंगे।
इसके कारण से ये ब्रेक नहीं होगा, लॉन्ग रेंज में आ गए हैं, है ना। तो यहाँ से अब मैं बोल सकती हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर दिया होगा तो कुछ ऐसा ऑप्शन जो दिया है वही आंसर में करेक्ट आएगा। किसका? प्रोटॉन NMR के लिए ये सारे डाटाज में। ठीक है, समझ आ गया। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड हमने ऐसे क्वेश्चंस कर लिए। अब ना कुछ इनऑर्गेनिक से आया हुआ क्वेश्चंस करते हैं। ये सारा क्वेश्चन है जो अभी वो एग्जाम में ही आया है। चलिए अब मैं इनऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, या शेयर बिल्कुल कर देना, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं बच्चों ने, सबको डाउट्स होगा, और जिनको डाउट्स होगा उनके डाउट्स क्लियर करना ज़रूरी है ना। तो जो भी बच्चे अभी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं जैम का या गेट का, वो इन सबको प्रैक्टिस करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे जो बच्चा दिया है बाग का वो अपना डाउट्स क्लियर कर सके। ठीक है, फिर ना कुछ इनऑर्गेनिक बेस्ड क्वेश्चंस मैं लिस्टिंग करती हूँ, उसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रखा था जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट्स होता है ना। कभी CSIR नेट में पहले आया करते थे, ठीक है, CSIR नेट में आ चुका है वो एक बार, गेट में आ चुका है एक बार, और अब बाग में भी आया है। चलिए ये क्वेश्चन में पूछा था विच हैव अ प्लेनर जियोमेट्री। आपको पता है प्लेनर जियोमेट्री किसकी होती है ना। तो एक तो हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अगर हमको अलग लगता है तो थोड़ा सा उसमें देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ हाइब्रिडाइजेशन की, तो सबसे पहले तो सारे नाइट्रोजन वाले ग्रुप है नाइट्रोजन वाले ग्रुप। तो यही दे रखा था क्वेश्चंस में। चलिए इसको 3 कर लो, इज प्लेनर ही होगा। फिर अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूँ तो ऑब्वियस मुझे पता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा sp3, है ना। आता है हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा sp3, ये भी हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp3, यहाँ पे 3 होगा, टेस्ट्रीब्यूटिव लेवल है 3, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या, sp3 होगा। अब मुझे पता है कि यार sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कैसे होते हैं। ज्योमेट्री की बात करूँ तो टेट्राहाइड्रल होगा। फॉर एग्जांपल NF का बनाओ तो ये NF, F, ये F, और यहाँ पे आ जाता है एक लोन पेयर। यही होता है ना, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्डिंग कर रखा है, एक लोन पेयर होता है। तो मुझे तो पता चल गया कि यार इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहाइड्रल। अब ये पूछ रहे हैं कि प्लेनर ज्योमेट्री किसकी होगी, ठीक है। तो इसका तो हो जाता है क्या, टेट्राहाइड्रल। हाँ पता चल गया हमको, ये होगा टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल होगी ज्योमेट्री, तो ये प्लेनर तो नहीं हो सकता। टेट्राहाइड्रल इज आउट ऑफ प्लेन, आपको पता है कि टेट्राहाइड्रल हमेशा आउट ऑफ प्लेन होता है। तो ये होगा टेट्राहाइड्रल और ये आउट ऑफ प्लेन होगा, प्लेनर नहीं होगा। बिल्कुल सेम वैसे ही इसके साथ भी होता है, ये भी कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगा। शेप की बात करें तो पिरामिडल शेप होगा, है ना। ड्यू टू दिस लोन पेयर, शेप में लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते, तो शेप पूछ के तो पिरामिडल होगा। इसके केसेस में भी होगा। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इसकी जब स्ट्रक्चर बनाते हो आप ऐसे, इसकी जब स्ट्रक्चर बनाते हो तो ठीक है, अभी भी आप वैसे ही बनाइए इसको, ठीक है। सिलिकॉन कर दिया S3, यहाँ भी एक सिलिकॉन कर दिया, ये S3, यहाँ पे भी एक सिलिकॉन वो H3 से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल CH3 टाइप का ही है, ये CH3 जैसे जुड़ता है वैसे ही है, पर अभी सिलिकॉन को ले लिया हमने। और यहाँ पे है इसके पास लोन पेयर। अब होता क्या है कि जो सिलिकॉन होता है उसके पास d इलेक्ट्रॉन्स, d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होता है। सिलिकॉन के पास प्रेजेंट होता है d ऑर्बिटल, और ड्यू टू दिस d ऑर्बिटल ये शो करते हैं बैक बॉन्डिंग। ये क्या शो करते हैं, बैक बॉन्डिंग। और आपको एक चीज़ पता होगा कॉन्सेप्ट, जब आपने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पढ़ा है मेन ग्रुप वाला, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैक बॉन्डिंग जब होता है और बैक बॉन्डिंग में सेंट्रल मेटल एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देंगे, तो उस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीज हो जाता है। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, थ्रू बैक बॉन्डिंग इसके ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब इसके ऑर्बिटल में अगर चला गया तो अब मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूँ तो ये जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं, क्या शो करने लगेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ड्यू टू द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, प्लेनर, है ना। आप जो लिस्ट पढ़ते हो उसमें यही होता है। sp हाइब्रिडाइज्ड है कोई मॉलिक्यूल तो आप उसको लीनियर बोलते हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच वन इज अ प्लेनर, ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे यही आएगा आंसर, ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग। हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है नाइट्रोजन, उसका लोन पेयर जो है वो बैक बॉन्ड करके सिलिकॉन के पास चला जाता है। इससे उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन पहले जो sp3 था वो चेंज हो जाएगा किस में, sp2 में, और डिक्रीज हो गया हाइब्रिडाइजेशन। ये है ही बैक बॉन्डिंग से, ठीक है। और हमें पता है कि sp2 जो होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर, तो यही हो जाएगा प्लेनर। आंसर क्या आ गया आपका, D। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से, है ना। फिर एक क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सोडियम। सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इस मॉलिक्यूल में। इसको थोड़ा सा रखो, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, इसके स्ट्रक्चर्स निकाल के बता दूंगी आपको क्वेश्चंस को। लेकिन
अगर मैं डायरेक्ट आंसर बताना चाहूँ आपको, वैसे तो मैं इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँगी, ये आपका सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है ना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जब पूछ रहा है तो पहले तो आंसर लिख लीजिए जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 4, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर मैं एक्सप्लेन करूँगी, नहीं तो आप खुद से ट्राई करके देखोगे क्या स्ट्रक्चर बनता है इसका, जिसके लिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। डायरेक्ट आंसर था, अगर आपको याद भी हो तो विद इन सेकेंड होने वाला क्वेश्चन था, है ना। फिर एक क्वेश्चन था इनऑर्गेनिक का, इसमें बोलता है कि रोडियम PPS3Cl कौन सा कैटलिस्ट है। याद कीजिए, मैंने आपको कैटलिस्ट की पूरी वीडियोस पढ़ाई है, पूरा ऑर्गेनोमेटलिक में मैंने आपको सारे टाइप्स के कैटलिस्ट पढ़ाया है ना। जब मैंने 25 से 30 वीडियोस बनाए थे ऑर्गेनोमेटलिक का, तो वहाँ पे हमने पढ़ लिया था सारा कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट पढ़ाया मैंने, वेकर प्रोसेस पढ़ाया था मैंने, बहुत सारा जो है कैटलिस्ट मैंने पढ़ाया है ना। तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था कि यार जब हम विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में, तो विल्किंसन कैटलिस्ट में बेस्ड जो कैटलिस्ट होता है वो रोडियम वाला होता है ना। तो इसका रीज़न क्या है, यही क्वेश्चन आ गया है। देखो, रोडियम का जो PPS3NCl वाला जो कैटलिस्ट है वो तो कैटलाइज करता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में, लेकिन ये जो इरिडियम है उसी मेंबर का है, लेकिन जो इरिडियम PPS3Cl वाला है वो क्यों यूज़ नहीं किया जाता है। अप्रोक्स वैसे टाइप का क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद नहीं है ना, मेमोरी बेस्ड चल रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये होगा कि जब हम कैटालाइटिक रिएक्शंस करवाते हैं, पूरे साइकिल्स को देखना आप, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, कैटालिटिक रिएक्शंस ऑफ इसका रिएक्शन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन विल्किंसन कैटलिस्ट में डाल दी हूँ आपके लिए उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप एक बार सीख लो इसको, तो रीज़न पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब हम कैटालिटिक साइकिल रिएक्शन देखते हैं तो वहाँ एक स्टेप ऐसा आता है जहाँ क्या होता है, ये जो हमारा रोडियम है ये ना PPS3 से बॉन्डिंग को ब्रेक करता है। एक स्टेप ऐसा आता है कि ये ब्रेक करता है PPS3 से और उसको रिमूव करवाना होता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ इरिडियम की, तो जो इरिडियम होता है, जो PPS3 होता है, इसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ये जो होता है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, तो अगर ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है तो इस कंडीशंस में ये ईजिली क्या करता है, रिमूव नहीं कर पाता, ये ईजिली रिमूव नहीं करेगा। और ईजिली रिमूव नहीं करेगा तो कैटालिटिक रिएक्शंस कैसे प्रोसीड्स होंगे, स्टार्टिंग में ही कराना होता है ना। तो यही रीज़न है कि ये वाला जो कैटलिस्ट है इसे बेस्ट है किसके लिए, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस के लिए। ये उतना अच्छा नहीं है विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है। तो दैट इज़ द आंसर कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है और PPS3 है, उसमें इरिडियम के केस में उसकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो इसलिए उसको रिमूव नहीं करता, है ना। अब एक क्वेश्चन था ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल बहुत ही यूजफुल है, ये तो हर बार आता है, CSIR नेट का फेवरेट टॉपिक होता है, ये गेट में भी क्वेश्चन आते हैं। किसका पूछ लिया गया है आपके पास, ये लो कंपाउंड्स का। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए पता क्या होना चाहिए, जब भी हम ग्राउंड टर्म सिंबल निकालते हैं तो चाहे वो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हो या नॉर्मल टर्म सिंबल, हमें सबसे फर्स्ट पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर मैं बात करूँ इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस की, तो मेरे पास है कंपाउंड जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ये कौन सा वाला सिस्टम है, F6 सिस्टम। कौन सा है ये, F6 सिस्टम। चलिए भरना स्टार्ट कर दीजिए। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल लिखा है, मतलब मुझे चाहिए क्या, J वैल्यू कम हो, है ना, तो उसकी बेसिस पे मैं भर देती हूँ। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ये टर्म सिंबल निकालना है तो होता क्या है, फॉर्मूला हमारे पास L होता है, यहाँ पे निकालना होता है और यहाँ पे आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा 2s+1 और यहाँ पे हो जाते हैं J वैल्यू, ऐसे निकालते हैं, इसी को बोलते हैं टर्म सिंबल। इसी से निकालना स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हो गया मेरा F ऑर्बिटल वाला। और इसमें कैसे हम करते हैं, यहाँ से हो जाएगा 0 -1 -2 एंड -3, ये -1 -2 एंड -3 +3, ऐसा होता है कुछ। इलेक्ट्रॉन भरना अगर मैं स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो सबसे पहला काम है हमारा L वैल्यू निकाल लेना। L की वैल्यू निकालते हैं। L की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, यहीं से सॉल्व करना होता है। तो मेरे को पता चल रहा है यार इधर -2 में भी है, ये क्रॉस हो गया, -1 में क्रॉस हो गया, ये दोनों, तो बचा क्या, +3 वाला वैल्यू बचा, +3 एंड 0, तो कितना हो गया, +3 हो गया। ऐसे ही करते हैं ना हम, जब L की वैल्यू निकालना होता है तो हम ना जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्रॉस कर करके देखते हैं। लाइक ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो गया इसके साथ में, ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो गया इसके साथ में, बचा ये 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को प्लस किए तो 3, तो यहाँ पे L की वैल्यू आ जाएगी 3, L का वैल्यू आ गया 3, है ना। अब बात कर लेते हैं S वैल्यू की। अच्छा, अगर L का वैल्यू 3 आया है तो आपको ये भी पता है कि 0 के लिए तो होता है S ऑर्बिट, S ऐसा टर्म लिखते हैं, 0 के लिए S होता है, 1 के लिए होता है P, 2 के लिए होता है D
और 3 के लिए होता है F। तो एक चीज़ तो मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे ये आ जाएगा क्या, F। कैपिटल में लिखो उसको, जब टर्म सिंबल लिखते हैं तो कैपिटल में लिखते हैं F, ठीक है जी। तो ये बीच वाला तो आ गया कि ऐसा आ गया टर्म सिंबल हमारा, ऑप्शन ऐसे डिलीट होते गए होंगे। फिर S की वैल्यू निकालिए, S की वैल्यू निकालते हैं तो 6 टाइम हाफ 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 है, हाफ 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 है ना, सारा प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ है, तो 6 टाइम प्लस हाफ है, मतलब इसकी भी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3। अब इन दोनों का एसेंस का वैल्यू 3 3 आगे है, तो स्पीड मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, ये वाला टर्म निकाल लो। स्पीड मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा मेरा 2 × 3 + 1 मतलब 7। तो यहाँ तक चीज़ें हमें समझ आ गई, स्पीड मल्टीप्लिसिटी भी निकल गया। अब जे की वैल्यू निकालो, तो जे वैल्यू हम पता है एल और एस से निकालते हैं, तो एल और एस से जब जे वैल्यू निकालेंगे, दोनों 3 3 है, तो जे वैल्यू तो आ जाएगा हमारा 0। हो गया ऐसा, L-1 करके L-S करके ही तो निकाला जाता है जे वैल्यू, है ना। तो यहाँ से मेरा टर्म सिंबल बनता है, ये होगा 0, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल 0, जी की वैल्यू 0 है, यही ग्राउंड स्टेट होगा, है ना, और स्पीड मल्टीप्लिसिटी इसकी आ जाएगी 7। दिस द आंसर, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, बाकी सारा चीज़ें बन गए। अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इनऑर्गेनिक से एक क्वेश्चन था आपका, आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल को आप जज करो, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, पूरे सेपरेटली वीडियो बनाया है, जिसमें बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्ट्रक्चरल क्या होता है ना। लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके देख लो आप। चलिए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, इसे कॉल्ड है आइसोइलेक्ट्रॉनिक, है ना। आइसोस्ट्रक्चर के लिए एक तो उसका हाइब्रिडेशन सेम होनी चाहिए, और हाइब्रिडेशन के साथ साथ उसकी जियोमेट्री नहीं, उसका शेप सेम होनी चाहिए। तो यही चेक करना होता है हमको। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो ऑब्वियस मुझे दिख रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है ना। कैसे, यहाँ पे तो नाइट्रोजन के पास हो गया 5 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन का खुद का 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, 3 ऑक्सीजन है। बिल्कुल वैसे ही कार्बन का खुद का 4 होता है, नाइट्रोजन का खुद का 5 होता है, एक नेगेटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन का 6 कंट्रीब्यूशन है, और बाकी ऑक्सीजन ला के देगा अपना इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल वैसे ही इस केसेस में अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी क्या हो जा रहा है, आपके पास कार्बन के पास तो 4 होता है, 2 नेगेटिव चार्ज, तो ये भी 6, और सेम ऑक्सीजन है जितना इसमें है ना। एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 18, इसका भी होगा 18। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, नो डाउट, दोनों सेम ही होगा, ठीक है। इसके केसेस में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है आइसोस्ट्रक्चर, लेकिन इसके केसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही अलग हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 हो जा रहा है, 8 + 18 हो जा रहा है, ठीक है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक में ये तो नहीं है, तो ये तो ऑप्शन आपने ऐसे ही डिलीट कर देनी है कि यार ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक ही नहीं है। पर अभी तक मुझे पता चला ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है सब में। अब हम बात कर लेते हैं आइसोस्ट्रक्चरल की। आइसोस्ट्रक्चरल निकालने के लिए हमें हाइब्रिडेशन निकालने आना चाहिए। बात करें अगर हाइब्रिडेशंस की, तो ऑब्वियस इसके केस में क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, इस केसेस में भी होगा क्या, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इस केस में भी होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। पर शेप की बात करो, आइसोस्ट्रक्चरल वही होते हैं जिनके शेप एक जैसे होते हैं। अगर बात करो शेप की, तो ये बनाऊंगी मैं कुछ ऐसा, अप्रॉक्स ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऐसा कुछ बनेगा इसका स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर में भी बिल्कुल वैसा ही कुछ बनेगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड होंगे और नाइट्रोजन से कनेक्टेड होगा। पर इसके केस में ये एकदम प्लेनर बनेगा स्ट्रक्चर। इसके केसेस में स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, प्लेनर स्ट्रक्चर, इसमें कोई भी लोन पेयर्स वगैरह नहीं बचेगा, जबकि इसमें चार्जेस बच रहे हैं, इनमें कोई चार्ज वार्ज नहीं होगा। तो वहाँ से पता चला यार ये दो जो होते हैं ना, वो है यार हमारा आइसोस्ट्रक्चरल। तो आंसर में आ जाएगा आइसोस्ट्रक्चर पेयर इज दिस एंड दिस, ठीक है। तो यही वाला जो ऑप्शन दिया रहा होगा वही आपका आ जाएगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसोस्ट्रक्चरल भी है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। फिर क्वेश्चन था, बताइए नॉर्मल स्पाइनल, स्पाइनल से भी रिलेटेड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख लेना। स्पाइनल को मैंने ट्रिक्स देते हुए समझाया था कि स्पाइनल जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है नॉर्मल स्पाइनल, एक होता है इनवर्स स्पाइनल। तो वहाँ पे हमने ट्रिक जो डिस्कशन किया था वो भी बता देती हूँ, यहाँ पे रिवाइज होता है ऐसे में आप लोग का। देखिए जो स्पाइनल होता है कौन होते हैं, इज अ मिक्स टाइप का ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड होता है, मिक्स टाइप का मेटल ऑक्साइड जो होता है उसको बोलते हैं हम स्पाइनल्स। अब ये जो स्पाइनल्स कंपाउंड होते हैं ना, वो 2 टाइप का होता है बेसिकली, एक को हम बोलते हैं नॉर्मल और एक को बोलते हैं इनवर्स। अब कंडीशन है दोनों के लिए, कंडीशंस कैसे पता चलेगा कौन नॉर्मल है कौन इनवर्स है। तो कंडीशंस ऐसा होता है कुछ कि अगर मेरे पास कोई चार्जेस है, लाइक A2 पॉजिटिव है, A2 पॉजिटिव टेट्राहाइड्रल वॉइड में जा रहा है, ये ट्रिक्स मैंने पहले बता दिया आपको।
A2 पॉजिटिव है, साइज उसका बड़ा होगा, वो टेट्राहाइड्रल में जा रहा है, और B जो सेकेंड मेटल है जो 3 पॉजिटिव में है वो अगर ऑक्टाहाइड्रल में जा रहा है। इस टाइप का कंडीशन अगर आता है, मतलब जहाँ पे A पॉजिटिव जो A2 पॉजिटिव वाला जो मेटल है वो टेट्राहाइड्रल में जाए, वॉइड में जाए, और B3 पॉजिटिव वाला जो मेटल है क्योंकि साइज छोटा है वो ऑक्टाहाइड्रल में जाए, इस कंडीशंस को जो फुलफिल करता है वैसे स्पाइनल को आप बोलोगे नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर यही अपोजिट हो जाता है, अगर यही अपोजिट हो जाए ड्यू टू CFSE के कारण ही ये अपोजिट होता है, ठीक है। तो जब ये अपोजिट हो जाता है मतलब 2 पॉजिटिव वाला जो मेटल है वो चला जाए ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स में, और B3 पॉजिटिव वाला जो है वो चला जाए टेट्राहाइड्रल वॉइड में, तो उस केसेस में आप उसको बोलते हो इन्वर्स स्पाइनल। तो उसी के बेस पे हमको बताना था इसमें से बताइए नॉर्मल कौन सा है, तो चेक करते जाना था, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है देखते ही समझ आ रहा है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जिंक वाला। रीज़न बताती हूँ, यहाँ पे जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने से मैंने कहा था जो स्पाइनल होते हैं वो मेटल के मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं, मतलब मिक्स्ड ऑक्साइड्स होगा, मतलब ये जो है ना यहाँ पे जिंक 2+ के फॉर्म में है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो आयरन है वो 2Fe है, और ये है आपका 3+ के फॉर्म में, है ना। इस केसेस में क्योंकि इसकी CFSE जिंक का जो CFSE है वो होता है 0 मतलब कम, और आयरन की CFSE होती है ज़्यादा, हाई होता है, और यही रीज़न है कि 0 CFSE है इसलिए ये वैसे भी टेट्राहाइड्रल वॉइड में जाता है। 0 CFSE के कारण से, क्योंकि कम है CFSE तो ये टेट्राहाइड्रल वॉइड में जाता है, और उसको जाना भी चाहिए टेट्राहाइड्रल वॉइड में, है ना। जबकि यहाँ पे इसको CFSE निकालते हैं तो अच्छा खासा आता है CFSE, तो इसका जो ये जो होता है, अच्छा इसका भी CFSE 0 ही आएगा, क्योंकि ये एक वो टाइप का कंपाउंड बन जाएंगे ना, D5 सिस्टम बन जाएगा, तो इसका भी 0 ही आएगा। तो दोनों का CFSE अगर 0 है तो ये तो होगा नॉर्मल कंडीशन में, ये अभी भी जाएगा कहाँ, ऑक्टाहाइड्रल में, क्योंकि इसने कोई इफेक्ट ही नहीं डाला। लेकिन जहाँ पे CFSE किसी का ज़्यादा हो जाता है तो वो इन्वर्स साइड्स पे चला जाता है, वही प्रॉब्लम करता है बस, ठीक है। तो ये तो ऑक्टाहाइड्रल में जाएगा, और कंडीशंस में देखो नॉर्मल में मैंने क्या पढ़ाया था, अगर 2+ वाला टेट्राहाइड्रल में जाए, मतलब 2+ वाला टेट्राहाइड्रल में जाए, और 3+ वाला जो हमारा मेटल एटम है वो ऑक्टाहाइड्रल में जाए, तो इस वाला जो केस होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बिल्कुल यही होगा नॉर्मल, ठीक है जी, समझ आ गया चीज़ें। तो वैसे करके हम ना निकाल सकते हैं चीज़ों को कि किसका कितना होगा करके, कौन किस में जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको और थोड़े से एग्जांपल से बता दूँ, इसकी बात करिएगा हम तो यहाँ पे कोबाल्ट होगा 2+ में और Fe होंगे 3+ में, ठीक है। कोबाल्ट 2+ में है तो ये कितना हो जाएगा, कोबाल्ट 2+ में D7 सिस्टम, जबकि आयरन जो है वो 3+ में D5 सिस्टम। अब होता क्या है, इसके लिए जो CFSE होता है वो तो होगा 0, जबकि इसके लिए जो CFSE है वो कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। 7 है ना, तो 7 का तो CFSE होता है, वो कैलकुलेट करना भी सिखाई हो, सीख लेना वहाँ से, बट 0 से तो ज़्यादा ही होगा, हाई। अब देखो इसका जो CFSE है वो हाई आ रहा है, इसका CFSE तो है 0, तो इसका हाई CFSE है, तो ड्यू टू द हाई CFSE इसकी साइज़ छोटी हो जाती है, और छोटे होने के रीज़न से ये चला जाता है ऑक्टाहाइड्रल में, और ये चला जाएगा आपका टेट्राहाइड्रल में। अब देखो कंडीशंस अपोजिट हो गया ना, 2+ को जाना था टेट्राहाइड्रल में नॉर्मल के लिए, बट जो 2+ वाला है वो जा रहा है ऑक्टाहाइड्रल में, ठीक है। 3+ को जाना था ऑक्टाहाइड्रल में, बट जो 3+ है वो जा रहा है टेट्राहाइड्रल में। इससे मैं बोल सकती हूँ कि ये जो कंपाउंड बना है मेरा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट वाला बना है, ये वाला कंपाउंड वो बन गया है कैसा, इन्वर्स, क्योंकि वो इन्वर्स वाला कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो ऐसे हमको डिटरमाइन करना होता है कि नॉर्मल कौन होगा, इन्वर्स कौन होगा। तो सारे जो दिख रहे हैं वो सारे इन्वर्स है, ओनली 1 है नॉर्मल, और यही क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। उसमें पर बोला गया था कि नॉर्मल वाला स्पाइनल को चेक कीजिए आप करके, तो ये भी सॉल्व हो गया। फिर एक क्वेश्चन आया था आपका, करेक्ट अबाउट बॉन्डिंग, मतलब उसमें ना कुछ स्टेटमेंट बना के दे रखा था, और आप मुझे बताओ कि किसकी बॉन्डिंग किसके साथ अच्छी होगी, ऐसा कुछ स्टेटमेंट बना के दिया था, स्टूडेंट्स ने बताया, तो उतना क्लियर नहीं है क्वेश्चन। फिर भी जो आंसर कुछ ऐसा आएगा उसका, जो आंसर उन लोग लगाए थे ना उसको ज़्यादा देखें तो आंसर उसने बता दिया था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि बताइए इसकी बॉन्डिंग किसके साथ अच्छी होगी। तो यहाँ पे वो वाला जो स्टेटमेंट है जिसमें ऐसा लिखा था कि Me3 फॉस्फोरस, जो फॉस्फोरस है वो अच्छी बॉन्डिंग करेगा आपका इसके साथ में, और जो नाइट्रोजन ले लेंगे तो वो अच्छी बॉन्डिंग करेगा इसके साथ। इसका रीज़न है हार्ड एंड सॉफ्ट बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये जो फॉस्फोरस है वो सॉफ्ट है, तो वो सॉफ्ट न्यूक्लियाई के साथ ही अच्छा बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो हार्ड है, साइज छोटा होता है नाइट्रोजन का तो हार्ड होता है, तो ये हार्ड के साथ अच्छा बॉन्डिंग करेगा। तो यही वाला जो स्टेटमेंट है वो इसका आंसर होगा, ठीक है, जिसमें आपने ये लगाया होगा कि Me3 जो है वो अच्छी बॉन्डिंग करेगा PD2+ के साथ में,
जबकि नाइट्रोजन वाले जो कॉम्प्लेक्स है वो अच्छी बॉन्डिंग करेगा किसके साथ में, Be2+ के साथ में। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है वहाँ से ये बन जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन आया था इनकरेक्ट अबाउट द बोराजीन। अगर वो बोराजीन बोल दिया था तो आपको तो पहले बोराजीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, या बोराजीन होता कैसा है, तो बिल्कुल आपको पता है। बोराजीन इज ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। बोराजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे हो गया बोरॉन, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, फिर यहाँ पे बोरॉन, यहाँ नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन और फिर बोरॉन, ऐसा कुछ होता है ना। अब इसके पास बॉन्डिंग बना लेते हैं, बिल्कुल बेंजीन के जैसा होता है, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो नहीं होता बट ये बेंजीन के जैसा बॉन्ड शो करता है। अब अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं ना इसके पास अटैक करा रही हूँ, अटैक करा रहे हैं हम, एक न्यूक्लियोफाइल है और एक इलेक्ट्रोफाइल है, उसको अटैक करा लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट में दिया था, उसने क्वेश्चन में दे दिया था, एक स्टेटमेंट में दे दिया था कि जो बोराजीन है उसकी जो बोरॉन न्यूक्लियाई है ना उस पर इलेक्ट्रोफाइल अच्छे से अटैक कर देगा, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा था, है ना। वो बोल रहा था कि जो बोराजीन है उसमें जो बोरॉन है उसमें ईजिली अटैक होगा या फेवरियर होगा अटैक किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, ऐसा दिया था। तो यार ये कॉन्सेप्ट, यही जो आंसर है वही इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में पूछा था ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा, अब आप देखो, मुझे इसमें देखने से समझ आता है कि अभी भी इसके पास ना लोन पेयर्स है, इन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स है। अगर लोन पेयर्स है तो ये तो हो गया, ये अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये वाला जो सेंटर है वो अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन ही कंप्लीट नहीं कर पाया है, तो ये इलेक्ट्रॉन है डेफिशिएंट। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, तो वो तो खुद ही बिहेव कर रहा है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये खुद से बिहेव कर रहा है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल आके इस पर अटैक तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। क्लियर है इतना। जबकि मेरा जो नाइट्रोजन है वो है क्या, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब ये बिहेव कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल। अगर ये न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पर ईजिली अटैक करेगा, इसके लिए ज़्यादा अच्छा है। जबकि ये जो है इस पर अटैक होगा ईजिली हमारा न्यूक्लियोफाइल का। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो स्टेटमेंट है हमारा जिसमें ऐसा लिखा था कि बोराजीन जो होता है उसमें जो बोरॉन होता है उस पर ही बहुत अच्छे से वो एक अच्छा सेंटर होता है फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो इलेक्ट्रोफिलिक के लिए वो अच्छा सेंटर नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक तो हमेशा कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन से लव है उसको, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ पे अटैक करेगा। तो वो स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस में कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली कैसा होता है, समझाने वाला कुछ होता है नहीं, अगर हमको लर्न है तो बन जाते हैं, पर बहुत जल्दी बनते हैं ना। इसलिए कोई भी एग्जाम्स आप दे रहे हो ना तो उसमें थोड़ा सा याद करने वाली कैपेसिटी भी होनी चाहिए। जो प्रोड्यूसर गैस होता है उसमें कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो उसमें बेसिकली होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, H2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस N2। इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है आपका प्रोड्यूसर गैस का। ठीक है, तो आंसर में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन दिया होगा तो वही उसका आंसर है। फिर एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज द कैरियर एज ए कैरियर गैस ऑफ हीलियम। हीलियम को गैस क्रोमेटोग्राफी में एज ए कैरियर गैस क्यों यूज़ नहीं करते, उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो उसका एक ही आंसर है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ना। हीलियम ईजिली कहाँ मिलता है हमको इन्वायरमेंट में, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव होने के रीज़न से ही उसको हम गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है इन गैस क्रोमेटोग्राफी किलेट फॉर्म ऑफ द एल्यूमिनियम 3+। जो एल्यूमिनियम 3+ गैस क्रोमेटोग्राफी में एज ए किलेट फॉर्म किस फॉर्म में उसको यूज़ किया जाता है, तो है एसिटिल एसीटोन फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन नहीं थे, वो डायरेक्ट याद रखने वाले क्वेश्चन थे। अगर आपको याद है कहीं पढ़ रखा है तो आपने टिक लगा दिया होगा, है ना, पर ये क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था नॉट एग्जिस्टेंट। उसने कुछ कंपाउंड्स बना रखा था और उसको बोला था कि किसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, इसको हम डील कर सकते थे। एक तो उन्होंने दिया इंडियम को फ्लोरीन के साथ में बना के, और हमको पता है कि यार इसके पास तो डी इलेक्ट्रॉन्स है, डी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट है। तो जिनके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, जिसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वो बिल्कुल हेक्सा कॉम्प्लेक्सेस फ्लोरीन के साथ बना सकता है ना। फ्लोरीन के साथ ये हेक्सा कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा। इसके साथ में ये भी एग्जिस्टेंस है इसका, ये भी नीचे आता है उस ग्रुप में। ये सारा सेम ग्रुप का ही कंपाउंड दे रखा है। एक मुझे याद नहीं है कि किस टाइप का दिया था, पर बाकी ये सब बोरॉन फैमिली का ही दे रखा है ना। तो जो बोरॉन फैमिली में डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो एक तो साइज बढ़ता है, ऊपर से डी ऑर्बिटल्स आ जाता है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है, ये डी ऑर्बिटल्स आता है, तो फ्लोरीन जो है वो 6 फ्लोरीन जो है उसके साथ अटैच हो सकते हैं। हम एक पढ़ते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। तो जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल है उसमें हम पढ़ते हैं कि
बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स को कोई छोटा सा न्यूक्लियाई अपने आप में नहीं रख सकता, और यहाँ पे जो ब्रॉन है उसका साइज़ भी छोटा है और साथ ही इसके पास डी ऑर्बिटल्स भी नहीं है, तो उस कंडीशंस में ये 6 फ्लोरीन के साथ तो बॉन्डिंग नहीं कर सकता। तो बोल सकते हैं कि यही जो कॉम्प्लेक्सेस है इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ये जो कॉम्प्लेक्सेस है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसका आंसर ऐसा हो जाएगा। फिर आया था पॉइंट ग्रुप बताइए आप फ्लोरीन का। अब फ्लोरीन ना अलग अलग टाइप्स का होता है, आपको पता है ना। तो इसमें बोल रही है था पॉइंट ग्रुप बताओ आप फ्लोरीन्स का, तो कौन सा फ्लोरीन का पॉइंट ग्रुप आया था वो तो मुझे पता नहीं, पर मैं आपको बता देती हूँ। अगर उसमें C60 वाला फ्लोरीन हो सकता है या C70 वाला फ्लोरीन हो सकता है, तो जो C60 वाला फ्लोरीन होता है ना उसका जो स्ट्रक्चर होता है, आप जब उसका 3D स्ट्रक्चर देखोगे, आप C60 का स्ट्रक्चर कैसे बनाया, पर जब आप उसका 3D स्ट्रक्चर देखोगे तो वो थोड़ा सा आपको उसमें बहुत सारा जो ग्रुप्स है वो हेक्सागोनली अरेंज रहेगा और कुछ जो है वो पेंटागोनली अरेंज रहता है ना। तो इस टाइप का जो C60 वाला जो फ्लोरीन है वो होता है आपका आइकोसाहाइड्रल ऐसा कुछ होता है ना, एक आइकोसाहाइड्रोन टाइप का स्ट्रक्चर ये शो करता है, तो इसका पॉइंट ग्रुप होता है ऐसा। लेकिन जो C70 वाला है उसमें पेंटागन टाइप का स्ट्रक्चर इसमें अरेंज होता है फ्लोरीन, और अगर पेंटागन है तो उसमें अगर मैं देखूँ तो ज़्यादातर C5 लगेगा, परपेंडिकुलर में बहुत सारे C2 भी लगेंगे। और आपको पता है कि जब भी कोई जो मेन एक्सिस है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस C5 में चला गया और परपेंडिकुलर्स में और भी C है उसके साथ, तो उस कंडीशंस में वो D5 में चला जाता है ना। पॉइंट ग्रुप निकालना आता है आपको बेसिकली, तो वहाँ से पता चल जाएगा। और इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो आ जाता है D5H, तो इसका आंसर होगा D5H अगर उसने C70 दे रखा होगा। अगर उसने C60 दे रखा है तो उसका आंसर आ जाएगा आपका आइकोसाहाइड्रल। ठीक है, तो ये 2 हो सकते हैं इसमें, है ना। उसके बाद क्वेश्चन था आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द गैलियम। तो ये गैलियम जो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, किस कॉम्प्लेक्सेस में, इस क्लोराइड वाले कॉम्प्लेक्सेस में। सॉलिड से इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका भी जब 3D स्ट्रक्चर आप देखोगे तो 3D स्ट्रक्चर से आपको थोड़ा सा क्लियर हो सकता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होगा H, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा H। फिर से पता एक क्वेश्चन था पॉइंट ग्रुप इन IF7। आपको बताया है कि जो IF7 है वो कौन सा स्ट्रक्चर, इसकी जियोमेट्री क्या होती है, पेंटागोनल बायपिरामिडल होता है ऐसा। पेंटागोनल बायपिरामिडल अगर इसके स्ट्रक्चर है तो मैं बात करूँ कि कैसा इसमें पॉइंट ग्रुप हो सकता है, तो पहले तो आप पेंटागन बना दीजिए। पेंटागोनल बायपिरामिडल है तो कहीं यहाँ पे I होगा और I से कनेक्टेड पेंटागन्स बने होंगे ऐसे, पेंटागन बना होगा और I से कनेक्टेड होगा पेंटागन जो है वो, कुछ ऐसा है ना। एक जो फ्लोरीन है वो आउट ऑफ प्लेन होगा, बायपिरामिडल इसलिए बोलते हैं, और एक जो है वो बिलो द प्लेन होगा। इक्वेटोरियल एक्सियल टाइप्स का अरेंजमेंट होता है इसमें भी, ये F F F और ये F F और ये F ऐसा। अब अगर मैं इसमें प्रिंसिपल एक्सिस निकालूँ तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस निकालने के लिए यहीं से हम करेंगे, तो मुझे पता चल रहा है, दिख ही रहा है मुझे पेंटागन बन रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस तो होगा C5 होगा, और परपेंडिकुलर में बहुत सारे एक्सिस से मैं उसको रोटेट कर सकती हूँ, तो परपेंडिकुलर्स में तो होंगे बहुत सारा C2 भी होगा। अगर ऐसा केसेस आता है तो ये मूव कर जाता है कहाँ, D5 में चला जाता है, तो ये चला जाएगा D5 वाला में, तो जो D5 वाला होगा वही इसका आंसर होगा। एक्चुअल में इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो होता है D5H। ये सारा कॉन्सेप्ट है, जो सब ट्रिक्स हैं जो निकाल सकते हैं हम, बस उसके स्ट्रक्चर को देख के पता कर सकते हैं कि उसमें पॉइंट ग्रुप क्या होगा। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो हो जाता है D5H। ठीक है, कुछ ना फिजिकल बेस्ड क्वेश्चन थे वो भी हम देखते हैं। फिजिकल बेस्ड क्वेश्चन आया था वो थोड़ा सा ऐसे ब्रेन में रहने वाला क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा याद रखने वाला, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ हुए नहीं थे, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था आपका, बताइए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको कहाँ से डील करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर। और थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में बेसिकली सबसे ज़्यादा जो हम डील करते हैं वो करते हैं आपके गिब्स फ्री एनर्जी वाला फॉर्मूला से। डेल्टा जी जो है इक्वल्स होता है किसके, डेल्टा H माइनस टी डेल एस। अब मुझे इतना पता है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो उसके लिए जो डेल्टा एस है वो होना चाहिए बेसिकली पॉजिटिव, तो वो स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। और डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो होना चाहिए नेगेटिव। तो ये जो कंडीशंस है यही आपको बता सकता है कि रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो ऐसा वाला जो ऑप्शन में रहा होगा वही इसका आंसर आ जाएगा कि डेल्टा सी नेगेटिव होनी चाहिए और डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। कि डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी है, तो एंट्रोपी जब भी किसी रिएक्शन में बढ़ती है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है ना। और फ्री गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो नेगेटिव में जब जाता है तो ही रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा।
और उसी के बेसिस पे हम इसको थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं, ठीक है जी। तो इस पर बहुत ज़्यादा वो डिपेंड करता है। फिर एक क्वेश्चन था इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे, तो थोड़ा सा जान लो क्या होता है। अगर मैं बात करूँ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो किसी भी मैटर की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो उसके साइज़ पे, उसके अमाउंट पे, उसके मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी उसके साइज़ पे डिपेंड करेगा, किसी भी साइज़ पे डिपेंड करेगा, उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा, तो वो सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जो सिर्फ मैटर की ना प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ना कि उसके साइज़ या उसके अमाउंट्स, उसकी क्वांटिटीज़ किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर हम मास की बात करें तो ऑब्वियस मास तो डिपेंड करेगा ही साइज़ या अमाउंट पे, है ना। अगर बात करें एनर्जी की तो ये भी डिपेंड करता है उसके साइज़ या उसके अमाउंट पे। वॉल्यूम तो डिपेंड करता ही है, वॉल्यूम निकालने के लिए तो हम देखते हैं कि वो कितना जगह घेर रहा है ना, तो वो सारा चीज़ें तो हो जाएंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बस एक बचता है विस्कोसिटी, तो ये जो विस्कोसिटी है वो एक प्रॉपर्टी है ओनली, तो ये हम बोलेंगे आपको, ये क्या हो जाएगा, ये किसी पे उस पर डिपेंड नहीं करता है ना, उसके अमाउंट या उसकी क्वांटिटीज़ पे या उसकी फिर साइज़ पे डिपेंड नहीं करता, तो विस्कोसिटी आ जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी क्वेश्चन था फॉर द आइडियल गैसेस, आप बताइए कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, ऐसा कुछ था। तो अगर मैं इसके रिलेशन देखूँ तो चेंज ऑफ द ये इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर द आइडियल गैस होता है 0। तो ये वाला जो हमारा इक्वेशन है वो होगा राइट, है ना। फिर देखो एक्सप्लेन, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये तो था एक्सप्लेन करने वाला जो हमें आना चाहिए। ये बोलता है कि जब कभी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसमें स्टेटमेंट बना के दे रखा था, है ना। तो वहाँ पे क्वेश्चन कर रखा था कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उस टाइम पे बताइए कि बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट की बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो वहाँ पे क्या चेंजेस आती है। तो पहले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एक ग्राफ बनाओ आप। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में होता क्या है एक्चुअल में, जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो उसमें एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है, मतलब रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी होती है कम, होगा यहाँ पे होगा कोई रिएक्टेंट और ये होगा हमारा प्रोडक्ट। तो एक चीज़ तो पता चला कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ क्योंकि यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा है। यहाँ से देख लो आप, अगर मैं यहाँ एनर्जी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूँ तो एनर्जी रिएक्टेंट की ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। अब मुझे एक चीज़ और पता चलता है कि अगर एनर्जी रिएक्टेंट की ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी वाला जो कंपाउंड है वो थोड़ा अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होगा तो उसकी जो बॉन्डिंग होगी वो वीक होगा, तभी तो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है ना। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मेरे पास बनता है वो होता है कम एनर्जी का, ये होगा क्या, लेस एनर्जी वाला। अगर लेस एनर्जी है मतलब इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, स्टेबिलिटी अच्छी है तो इसका जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होगा, इसका जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी क्या होगा, हाई होगा। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे अगर स्टेटमेंट एक कुछ ऐसा दे रखा था तो हम बोल सकते हैं कि द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन, या अच्छा होगा किसके कंपैरिजन में, देन रिएक्टेंट। तो ऐसा कुछ ऑप्शन रहा होगा जो आ जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। या इसको उल्टा करके भी दे सकता है कि जो रिएक्टेंट है वो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत अच्छा नहीं होगा, ये लेस देन होगा किससे, प्रोडक्ट से। तो वही सही आंसर होगा, है ना। फिर एक क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, ये आपकी 12th क्लास का क्वेश्चन, 11th 12th में इस टाइप का क्वेश्चन बनता था। इसमें बोलता है कि परसेंटेज ऑफ O2, कितना परसेंटेज ऑफ O2 जो है वो लेफ्ट होगा आफ्टर 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज कम्प्लीटली बर्न इनटू 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके लिए तो क्या हुआ, सबसे पहले हमें ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले रिएक्शन लिखना है। कार्बन बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब जब नॉर्मल रिएक्शंस लिखते हैं तो कुछ ऐसा हमारे पास इक्वेशंस आता है, यहाँ से मेरे को पता चलता है कि यार 12 ग्राम जो है एक कार्बन के पास, उसका मॉलिक्यूलर मास तो 12 ही होता है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि 12 ग्राम पर मोल जो कार्बन है उसको बर्न करने के लिए हमें चाहिए कितना, 30 ग्राम पर मोल ऑक्सीजन, है ना। तो इस केसेस में मेरे को पता चलता है कि यार 12 ग्राम जो है वो कर रहा है कितना, 32 ग्राम से ही बर्न हो रहा है। तो उस कंडीशंस में अगर मुझे 6 ग्राम्स के लिए निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा 32 माइनस इंटू 6 डिवाइड बाय 12, तो मेरे पास आ जाता है क्या, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे लगेगा, है ना। अब बोलता है 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इसने ले रखा है, उस कंडीशंस में ले 40 ग्राम, तो 40 ग्राम में 16 को माइनस कर दो, आ जाएगा 24 ग्राम। अब मुझे क्योंकि निकालना है परसेंटेज ऑक्सीजन, कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट होगा जितना दिया इसमें से, तो उस कंडीशन से मैं क्या करूँगी, 24 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज निकाले तो आंसर आ जाएगा 60%।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 60% ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट होगा 6 ग्राम ऑफ कार्बन जो है उसको बर्न करने के लिए। ठीक है, तो ये तो रहा क्वेश्चन कुछ फिजिकल्स के। अब जो क्वेश्चन लिख रखा है मैंने वो ऑर्गेनिक बेस्ड क्वेश्चन है, जो ऑर्गेनिक मतलब बहुत जीओसी से जो आया था, है ना। जीओसी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए थे, बाहर के जो एग्जाम्स उसमें अच्छे से देखते तो बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था जीओसी से। तो जीओसी से बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी मैं लिख रखी हूँ यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले तो क्वेश्चन आया था कि बताइए एसिडिटी का ऑर्डर। एसिडिटी आप जीओसी में ही पढ़ते हैं और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को लगा के आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे एसिडिटी ऑर्डर पूछ लिया गया था किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। तो जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जीओसी वो निकालते हैं हम एसिडिटी ऑर्डर, तो क्या करते हैं उसमें से जो H+ है उसको रिमूव करवा देते हैं, है ना। ऐसे ही करते हैं। अगर सपोज मैंने एक एग्जाम वो क्वेश्चन बनाया तो यहाँ पे है क्या चीज़ें, सिंपल सा CH2 है और ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। यहाँ से हमारा ऐसे बनेगा O-, एक H+ रिमूव करने के बाद रिमूव H+ डोनेट कर दिया क्योंकि एसिडिटी मुझे शो करनी है। तो H+ निकालने के बाद बनने वाला जो नेगेटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी को ही देखना है बस। ठीक है, तो जो बना हुआ नेगेटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी पे ही बेस्ड करेगा उसकी एसिडिटी नेचर। यहाँ पे देखो ये जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है वहाँ एक तो ऐसा कंजुगेशन है ही, लेकिन उसके साथ साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये क्या है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो अटैच्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है अगर ये, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा अपने साइड पे ना, बहुत ज़्यादा खींच के रखेगा। तो क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, साथ ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड खींच के रखेगा। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि इज़ अ वेरी स्टेबल, ये जो है वो एक स्टेबल कार्बन आयन फॉर्म होगा, है ना। नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, एक तो कॉन्जुगेशन में, साथ ही बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। और स्टेबल के कारण मैं बोल सकती हूँ कि इसकी एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है जी। तो जो फ्लोरीन वाला है वो बहुत ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बाकी कंपैरिजन में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा के बस पूछा है, ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले काम क्या करना था, सब में से प्रोटॉन को निकाल के नेगेटिव चार्ज बनाना था, फिर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी थी। तो ऑब्वियस नेगेटिव चार्ज वहीं पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, वही ज़्यादा होल्ड करके रखेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो उसका जो एसिडिटी ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे बात करें अगर एसिडिटी ऑर्डर की, तो A की एसिडिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, फिर B की, फिर C की और उसके बाद D जो है वो है हमारा लिस्ट एसिडिक। ओके, तो आंसर में अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा था, कंफ्यूज थे इसमें स्टूडेंट, अगर एसिडिटी ऑर्डर पूछा रहा होगा तब तो आपने ऑर्डर लिख देना है ऐसे, और लिस्ट एसिडिटी पूछा होगा तब भी आ जाएगा आंसर हमारा D इज़ द लिस्ट एसिडिक। ओके, अब देखो उसके बाद क्वेश्चन था एक बेसिसिटी का। तो बेसिसिटी में जैसे एसिडिटी में हम क्या करते हैं, प्रोटॉन को निकाल देते हैं, है ना, उसके बाद नेगेटिव चार्ज को देखते हैं। बेसिसिटी जब हमें चेक करनी होती है ना, तो बेसिसिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, प्रोटॉन को ऐड कर देते हैं। प्रोटॉन ऐड करते हैं उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को देखी जाती है। क्लियर है इतना? तो चलो करते जाओ। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अटैच करा दूँ, मतलब प्रोटॉन अटैच करा दूँ, मैं यहाँ पे रिमूव करा दिया था प्रोटॉन, यहाँ पे अटैच करा दिया, है ना। प्रोटॉन जैसे ही जाएगा एक पे बने जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे H और H2H आ गया, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को कौन कौन है जो कैसे उसको वो कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। देखो इसके केसेस में हाँ मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ से स्टेबलाइज हो रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से स्टेबलाइज हो रहा है। जो कॉन्जुगेशन ये इलेक्ट्रॉन्स को वो कर रहा है आपका रेजोनेंस के थ्रू ही ये कर रहा है ना, मतलब प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है ना ये बहुत ज़्यादा, इसलिए ये इसको तो स्टेबलाइज कर रहा है। इसके केसेस में देखें तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो सोचो दो साइड से वो स्टेबलाइज होगा, एक यहाँ से भी स्टेबलाइज करेगा और एक यहाँ से भी स्टेबलाइज करेगा। मतलब मैं बोल सकती हूँ इन दोनों में तो सबसे ज़्यादा बेसिक जो है वो है कौन सा, बी जो है वो ज़्यादा स्टेबल वो है, बेसिक नेचर शो करता है। बी की बेसिसिटी ज़्यादा अच्छी है ए के कंपेरिजन में। तो बी के बाद तो ए को ही रख लेते हैं, दोनों में पॉजिटिव चार्ज से हम देख लेंगे। लेकिन ये जो दोनों एग्जाम्पल दे रखा है उसमें तो सीधे हाइब्रिडाइजेशन से ही निकल जाएगा। कैसे? इसके केसेस में अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूँ तो नाइट्रोजन का क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, सोच के देखो। इस केसेस में 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर्स, मतलब यहाँ पे तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इसके केसेस में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे 1 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर्स ऐसे निकालते हैं, पाई बॉन्ड्स को कंसिडर नहीं करते, तो ये तो हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आपको पता है कि sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड में अब इसको इलेक्ट्रॉन बेस पे निकाल सकते हैं। बेसिसिटी उसकी ज़्यादा होती है जो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते है ना, इलेक्ट्रॉन बेसिस पे क्या बोलते हैं हम, वो ज़्यादा बेसिक नेचर शो करेगा जो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। अब यहाँ पे होता क्या है,
यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब मैं बात करूँ परसेंटेज एस करेक्टर की तो ये तो है 33%, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सॉरी यहाँ पे तो 25% है एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर डिवाइड करोगे तो 25 है, पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला जो है उसमें परसेंटेज एस करेक्टर होगा 33%, मतलब यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर हाई है। जहाँ परसेंटेज हाई एस करेक्टर हाई होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो वह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, उसको रिलीज़ नहीं करेगा, ईजली नॉट ईजली रिलीज्ड, है ना, बाहर वो ईजली नहीं देगा, तो इसकी बेसिसिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया सी और डी में सी की बेसिसिटी ज़्यादा अच्छी होगी और लास्ट में डी की होगी। डी का क्यों, ड्यू टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये तो हो गया हमारा आंसर। बेसिसिटी का ऑर्डर निकाले, ये सब जीओसी में पढ़ते हैं हम, बहुत इजी होता है जीओसी। अगर आपको पढ़ना है तो कमेंट कीजिए कि मैम पढ़ा दीजिएगा सारा जीओसी, तो फिर मैं उसका वीडियो स्टार्ट कर दूँगी बताना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि इसका जो बेसिसिटी ऑर्डर है वो आएगा BACND। 2 को मैंने तो प्रोटॉन बेस पे निकाल लिया था और 2 को इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे निकाल लिया था, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आया था कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो AgNO3 के साथ में प्रेसिपिटेशन देगा। तो इसका ना ये जो AgNO3 सोल्यूशन होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है। वो हमेशा उसी के साथ ही वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है जिसके साथ Br को रिएक्शन करा देंगे। पहले तो क्या है मेरे पास, AgNO3 है, तो AgNO3 किसके साथ रिएक्शन करेगा, Br के साथ। तो कौन से वाले Br के साथ करेगा, Br को रिमूव करने के बाद अगर मुझे कोई स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है, Br को रिमूव करने के बाद अगर मुझे कोई स्टेबल कार्ब कीटायंस मिल रहा है स्टेबल, तो ही वो AgNO3 के साथ रिएक्शंस करेगा, अदरवाइज वो NO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता और प्रेसिपिटेशन नहीं देगा। ठीक है, इस केसेस में जब भी AgNO3 के साथ में इन कंपाउंड्स की रिएक्शंस कराते हैं तो AgNO3Br बनेगा, जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेशन होता है। वो तभी फॉर्म करेगा जब प्रोडक्ट हमें स्टेबल मिलेगा। तो बस स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए ट्राई करते हैं। AgNO3 से रिएक्शंस कराते ही ये तो चला जाएगा और ये जाते ही यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सोच के देखो कि पॉजिटिव चार्ज कोई स्टेबिलिटी है क्या, यहाँ पे सीधा बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया है, स्टेबिलिटी तो मुझे नहीं दिख रही है। तो इज नॉट ए स्टेबल कार्ब कीटायन, ये उतना ज़्यादा स्टेबल कार्ब कीटायन नहीं है। ठीक है, इसकी बात करूँ तो यहाँ से फिर से आपने इसकी रिएक्शंस करा दिया, AgNO3 से Br निकल गया और यहाँ पे बना पॉजिटिव। अब आप इसको देखो गौर से, है ना, क्या बन रहा है हमारे पास। यहाँ से हम देखते हैं तो ये बन रहा है मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साथ ही पॉजिटिव है, तो सारे के सारे कैसा है, प्लेनर है। और ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। ये किसको फॉलो कर रहा है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है। और हकल रूल को फॉलो करने के कारण से ये कौन सा सिस्टम बन रहा है आपका, 4n+2 पाई सिस्टम बन रहा है। इसको फॉलो कर रहा है 4n+2 पाई सिस्टम को। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे ना टोटल 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, 1 2 2 3 सॉरी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सही बोले थे मैंने। तो ये इसको फॉलो कर रहा है, अगर n की वैल्यू मैं 1 रख दूँ तो यहाँ से इसको फॉलो कर रहा है। मतलब ये जो बनने वाला है मेरा, ये कैसा बन गया है, एरोमेटिक रिंग। और आपको पता है कि एरोमेटिक रिंग इज़ अ वेरी स्टेबल, है ना। कार्ब कीटायन अगर मुझे एरोमेटिक रिंग में मिल रहा है तो मैं बोल सकती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यही रीज़न है कि सिर्फ C जो है वो रिएक्शंस करेगा किसके साथ, AgNO3 के साथ और प्रेसिपिटेशन देगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कार्ब कीटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे एरोमेटिक रिंग बन रहा है, आफ्टर रिएक्शन एरोमेटिक रिंग बन रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ की बात करो, यहाँ भी सेम वही चीज़ है, यहाँ पे पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है नहीं। इसकी बात कीजिए, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा तो भी एंटी एरोमेटिक टाइप का रिंग बनेगा। तो ये सब उतना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। यही रीज़न है कि AgNO3 से ओनली C जो है वो रिएक्शन करेगा ड्यू टू एरोमेटाइजेशन रिंग का फॉर्मेशन, एरोमेटिक रिंग के फॉर्मेशन के कारण से। समझ आ गया। अब फिर एक क्वेश्चन था आपका, फिनॉल का रिएक्शंस करा रहे थे किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। अब ना होता क्या है एक्चुअली, जब हम ये फिनॉल है उसकी रिएक्शंस करा देते हैं किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ जब करा देते हैं। ठीक है, तो जब ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ ऐसा मिलेगा। ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शंस कराते हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो कुछ ऐसा मिलता है कि इसके ना 2 सेकंड पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे, मतलब 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल हमको मिलता है, बेंजोफिनॉल हमको मिलता है। ठीक है, लेकिन जब हम किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ कराते हैं, नॉन पोलर, CCl4 क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो जब हम ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ इसके रिएक्शंस कराते हैं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शंस करके ये दोनों टाइप का प्रोडक्ट्स बना सकता है। दोनों टाइप का मतलब एक मिक्सचर बना सकता है ये
एक बार ये पैरा पोजीशन में ब्रोमीन को ऐड करेगा और एक बार ये क्या करेगा, ऑर्थो पोजीशन में ब्रोमीन को ऐड करेगा, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन में। बट अगर मैं इसकी मेजॉरिटी की बात करूँ तो ये बनता है मेरे पास 80% और ये जो बनता है ओनली 20%। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो बनेगा क्या, पैरा प्रोडक्ट, पैरा ब्रोमो बेंजोफिनॉल, ये बनता है हमारे पास फिनॉल, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये पैरा बेंजोफिनॉल, ये बनेगा। समझ आ गया इतना? पैरा पोजीशन में ब्रोमीन जाके अटैच हो जाता है। तो ये तो रहा आपका ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस। आगे और कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद एक जो क्वेश्चन था आपका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से किया हुआ था। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में ना बस एक छोटा सा ट्रिक्स होता है निकालने का कि कैसा प्रोडक्ट बनेगा करके, ठीक है। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में हम एक ट्रिक्स लगाते हैं, उस ट्रिक्स के थ्रू ही मैं इसको सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे बस इतना जानना होता है कि ये जो रिएक्टेंट जो सिस्टम दिया है मुझे वो है कैसा। तो इतना चीज़ें मुझे पता चल गया कि ये है आपका ये वाला जो सिस्टम है वो है आपका 4n+2 पाई सिस्टम, यही है। क्यों? क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, है ना। तो 4n+2 पाई सिस्टम है। जब 4n+2 पाई सिस्टम जो होता है वो हीट उसमें जाता है, hν फोटॉन्स के प्रेजेंस में जाता है, तो ये सिखाता है आपका कॉन रोटेटरी रिएक्शन। तो ये क्या देता है, कॉन रोटेटरी रिएक्शन। लेकिन यही जब हीट के प्रेजेंस में जाता है तो देता है डिसरोटेटरी। कैसा देता है, डिसरोटेटरी, ठीक है। अब उसके बाद ये इसको चेक करना होता है हमको कि यार ये जो लगे हुए हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालना है ना, बहुत ईजी सा ट्रिक्स है। वो ट्रिक अभी शेयर करती हूँ मैं आपसे। तो बहुत ईजी सा ट्रिक है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए कि अगर मुझे ऐसा दिख रहा है तो वो अपोजिट है। अगर ग्रुप अपोजिट है तो यहाँ पे अब मेरे पास समझ आया कि यार ये रिएक्शंस कैसा होने वाला है। ये रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है कि ये तो डिसरोटेटरी आया और साथ ही आ गया अपोजिट। तो ना COD एक कॉन्सेप्ट लगता है। COD मतलब अगर अपोजिट है और डिसरोटेटरी है, क्योंकि हिट दिया है तो डिसरोटेटरी समझ आ गया, दोनों अपोजिट साइड है तो मुझे समझ आ गया कि अपोजिट है। तो पक्के से बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, सिस होगा, COD। आपको ना मैं क्या करूँगी, अभी जब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँगी सारा ट्रिक्स कि हम कैसे ट्रिक से स्टीरियोकेमिस्ट्री निकाल सकते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक होता है कि COD एक कंसेप्ट हमको याद रखना है। COD अगर मेरे पास कोई रिएक्शन जो है वो डिसरोटेटरी है, साथ ही उसमें दिए हुए जो सब्स्टिट्यूट है वो अपोजिट पोजीशन में है, मतलब मैं आपको सिखाऊंगी भी किसको अपोजिट बोलते हैं। जब भी कभी कुछ ऐसा होता है उसको अपोजिट बोलते हैं। ये अगर दोनों ऐसे होते हैं ना तो भी उसको अपोजिट बोलते हैं। मतलब अगर कुछ ये ऐसा होता और ये ग्रुप कुछ ऐसे होते हैं तब भी इसको अपोजिट ही बोलते हैं। सेम किसको बोला जाता है, अगर ये ग्रुप कुछ ऐसा और ये अंदर साइड, तब इसको बोलते हैं सेम। तो यहाँ पे आपका आ जाता है कि अगर कोई रिएक्शन जो है वो डिसरोटेटरी है, यहाँ से हो गया डिसरोटेटरी, और वो अपोजिट है तो वो हमेशा प्रोडक्ट देंगे कैसा, सिस। तो बस यहीं से पता चल गया। आपने पहले तो रिएक्शंस करा लीजिए ऐसे, और जो रिएक्शंस बनेंगे मेरे पास, प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा क्या, सिस। और सिस में आपके जो बॉन्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और ये हो जाएगा सिस पोजीशन पे। ये जो दो ग्रुप है वो सिस पोजीशन पे आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा क्या, सिस आंसर हमको मिलेगा। यह है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का एक छोटा सा रिएक्शंस है जिसके थ्रू हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको क्या कर रहा था, ये वाले जो आपका रिएक्शंस है, ये वाले जो हमारा रिएक्टेंट है उसको कन्वर्ट किया उसने इस कंडीशंस में, और बोला बताओ इसके लिए कौन सा सुटेबल रिएजेंट हमको चाहिए। रिएजेंट, वो रिएजेंट का क्वेश्चन है ये, और कौन सा रिएजेंट है जो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता है। ऑप्शन में बहुत सारे दे रखे थे, है ना। अगर मैं इसके रिएक्शंस कराना स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि यहाँ पे जो मेरे पास एलाइलिक कंडीशंस में कार्बोनिल है उसको फर्स्ट तो रिएक्शंस करा देते हैं किसके साथ, कोई ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट के साथ, MELI। जैसे ही आप MELI के साथ रिएक्शंस कराओगे, मुझे पता है कि यहाँ से अगर मैं ब्रेक करूँ तो ये तो हो जाएगा मेरा, ये एक न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करेगा। न्यूक्लियोफाइल किस पोजीशन में अटैक करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सेंटर हो, है ना, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। अब मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि यार ये कार्बन अगर इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है तो ऑब्वियस इसमें पार्शली पॉजिटिव और इसमें पार्शली नेगेटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यही है। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप है उसमें जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा कार्बन के साथ। कार्बन के साथ अटैक करते ही यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ जाते ही एक H+ आएगा और बना लेगा आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी पोजीशन पे आके Mi अटैच हुआ और OH जो है वो बन गया। अब आगे इसकी रिएक्शन, अब इसको ना इस वाले उसको हमको क्या करना है, मतलब टर्सरी अल्कोहल यहाँ पे बना क्या है मेरे पास, यहाँ से कार्बन, यहाँ से कार्बन, यहाँ से कार्बन,
तो ये बना है मेरे पास कुछ टर्सरी अल्कोहल बना है, ठीक है। तो टर्सरी अल्कोहल जो है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है। वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे जो आपके ऑप्शन में उसमें पीसीसी दे रखा था, जो क्या है, पेरिडीनियम क्लोरो डाइक्रोमेट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, अगर मैं बनाऊँ तो अब आगे का रिएक्शंस होगा कैसे वो देखो, है ना। अब मेरे पास बन गया है टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। अब टर्सरी अल्कोहल बन गया है Me और यहाँ पे OH, टर्सरी अल्कोहल बन चुका है। चलिए यहाँ OH लिख देती हूँ, बनाने में इजी होगा, इधर Me लिख देते हैं। टर्सरी अल्कोहल जो है वो अब ये रिएक्शन करेगा हमारे नया ग्रुप के साथ ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो लोन पेयर्स है ये अपने लोन पेयर से अटैक करता है इस क्रोमियम ग्रुप के पास, और फिर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाता है। बॉन्डिंग का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन में शिफ्ट हो जाएगा। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना रखा है। क्लियर है इतना। अब आप होगा क्या, आप ना कभी भी किसी रिएक्शंस को कराते हैं तो 1 बाय 1 ड्राइविंग फोर्स देखा करोगे, आगे कैसे हो सकता है वो रिएक्शन, कैसे प्रोसीड्स हो सकते हैं आगे। अगर मैं रिएक्शंस की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दिख रहा है नेगेटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आके शिफ्ट होगा। जैसे ये यहाँ आएगा तो जो हमारा बॉन्डिंग है वो यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ बॉन्डिंग करते ही कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो गए, हो पॉसिबल नहीं है, तो ये बोला बॉन्ड ब्रेक हो करके यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो वैसा करके जो रीअरेंजमेंट होगा और आफ्टर रीअरेंजमेंट मुझे मिल जाएगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट। क्लियर है। अब क्या होगा आपको पता है, अगर एक ही सिस्टम में मुझे प्रोटॉन दिख रहा है और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करता है, उस प्रोटॉन के फॉर्म में उस हाइड्रोजन को ले लेता है। जैसे ही वो प्रोटॉन के फॉर्म में H+ के फॉर्म में इस हाइड्रोजन को लेगा अपने साइड्स पे, तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके यहाँ पे चला जाएगा और ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और ये अपने आप में सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट मेरे पास बनेगा वो ये, और बिल्कुल क्वेश्चंस में यही तो दे रखा था। तो इससे मुझे पता चला कि यहाँ पे जो सुटेबल रिएजेंट आने वाला है वो कौन कौन से है। एक तो है CH3Li और एक है PCC। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। ये दोनों सुटेबल रिएजेंट है जिसके थ्रू हम टर्सरी अल्कोहल जो बनना है हमारा उसको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन था MCPBA का। MCPBA इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो है वो ऑक्सीजन को इंसर्ट कराता है। तो यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ देखना ही था, बस चेक करना था कि यार यहाँ पे ऑक्सीजन को इंसर्ट कराना बेटर है या यहाँ पे। तो आप इसे याद रख लो सीधे से कि जिधर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होता है, ठीक है, जहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन को इजीली बहुत ज़्यादा डोनेट कर सकते हैं। तो जो MCPB है वो ऑक्सीडेशन जब कराता है, परऑक्साइड्स बनाता है, तो वो ऑक्सीजन का इंसर्शन उसी साइड पे करेगा जहाँ ज़्यादा हिंडर्ड हो या ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनने वाला है मेरा वो होगा कुछ ऐसा कि यहाँ पे इंसर्ट कराएगा, यहाँ पे। और यहाँ पे आ गया मेरा एक कार्बन। कुछ अजीब सा दिख रहा है, कुछ इसे आप ऐसे कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6, अब 6 मेंबर रिंग बन गया। तो बना दीजिए 6 मेंबर रिंग ऐसे, जहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन और इसी ऑक्सीजन के बाद डबल यहाँ पे ऑक्सीजन। तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा और यहाँ पे कोई हमारा ग्रुप। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, या इसको ही बोलेंगे आंसर, ठीक है। अब ये जो वाला था रिएक्शन वो बिलोंग करता है कहाँ से, ये वाला जो रिएक्शन है वो आपको देख के समझ आ रहा है, ये है सिग्मा ट्रॉपी रीअरेंजमेंट टाइप्स का रिएक्शन। यहाँ पे सिग्मा ट्रॉपी रीअरेंजमेंट होता है बेसिकली, और सिग्मा ट्रॉपी रीअरेंजमेंट के लिए पहले तो नंबरिंग करते हैं। तो ये 1 होगा और ये भी 1 होगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, यहाँ से 2। तो जो सिग्मा ट्रॉपी रीअरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा होगा कि ये यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड्स बनाएगा, और बॉन्ड्स बनाने के बाद हमारा ये जो 1 1 वाला है यही जो है वो ब्रेक होंगे, ठीक है। तो बस उसका रीअरेंजमेंट करा दिया है मैंने। कैसा रीअरेंजमेंट है 2 3 सिग्मा ट्रॉपी रीअरेंजमेंट। 2 3 सिग्मा ट्रॉपी रीअरेंजमेंट के थ्रू हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो और बहुत टाइम से मैं कंटिन्यूसली पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली पढ़ा रही हूँ। बाकी तो मैंने आपको इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो के सारा चीज़ें बहुत डिटेल में समझा दिया था, पर अब थोड़ा सा स्पीड कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो हमारा 23 क्वेश्चन जो है वहाँ से डील हो गया। देखिए मैंने आपको बोला था कि 40 से 45 तक के क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी, है ना। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मैं उसमें इतना सारा आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगी कि आपको एक बार ना सारा सिलेबस ही रिवाइज हो जाएगा। हो रहा है हमारा, बहुत सारा टॉपिक है जो कवर हो गए, और आज हम सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं ना। तो वो स्टूडेंट जो बोल रहे थे कि टेस्ट के लिए मैम टेस्ट सीरीज लगा करके, उसको तो डेफिनेटली देखना है। बहुत सारे बच्चों को भी आप शेयर करो जिससे सबको प्रॉफिट हो सके और कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चंस की, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी सारे टॉपिक का कवर हो गया है हमारा। फिर एक क्वेश्चन था IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा समझाया है, आपको पढ़ाया है सारा कि कैसे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर पूछा हुआ है इस कंपाउंड का,
ये आप बनाओगे और कमेंट करके मुझे बताओगे, क्योंकि यार सोचो आपके लिए मैंने 45 से 50 भी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे प्रैक्टिस कराया है, तो एक तो आंसर आप दे सकते हैं, है ना। तो इसका जो आंसर है वो एज अ होमवर्क आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसका आंसर आप मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जो सबसे पहला बताएगा वो देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि हाँ स्टूडेंट रिस्पॉन्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतना अगर मैं मेहनत करके बना रही हूँ तो उसका कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट है। तो ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे। आगे देखते हैं, ट्रांस इफेक्ट आया था। आपको पता है ना, जब हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में स्क्वायर पैरेलल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं, तो स्क्वायर पैरेलल कॉम्प्लेक्सेस में जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वहाँ पे ये देखा जाता है कि दिया हुआ जो ग्रुप है उसकी जिस ग्रुप का ट्रांस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, जो इनकमिंग ग्रुप है वो उसी के ही ट्रांसपोजिशन में आके अटैच्ड होगा। ये सब पढ़ाया है मैंने कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, है ना। तो वहाँ से हमको ये पता चला गया था कि कुछ बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं, तो उन लिगेंड के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि किसकी ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे कैटेगराइज करके पढ़े थे, जितने भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं वो ज़्यादा अच्छा ट्रांस इफेक्ट शो करता है। अगर कोई पाई एक्सेप्टर लिगेंड है तो डेफिनेटली उसी के सामने आके अटैच होगा इनकमिंग ग्रुप। अब पाई एक्सेप्टर कौन होते हैं, जिस पर मल्टीपल बॉन्ड्स होता है ना, तो उसके बस छोटे से कॉन्सेप्ट के बेस पे आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा सकते थे। अगर मैं बात करूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होता है, ये एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर, तो मेरे को पता है कि सबसे ज़्यादा जो ट्रांस इफेक्ट है वो इसी का होगा, ठीक है। इसके बाद होता है आपका NO2 नेगेटिव का, और फिर हो जाता है आपका Br नेगेटिव का, और लास्ट में होता है ट्रांस इफेक्ट बहुत ही कम होता है इसका, अमोनिया का। तो ये है आपका सही आंसर, ट्रांस इफेक्ट ऑफ द स्क्वायर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर पैरेलल कॉम्प्लेक्सेस में अगर ट्रांस इफेक्ट की बात करें तो ये हो जाएगा इसका सही सीक्वेंस, ठीक है। फिर एक ऑर्गेनोमेटेलिक में मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस से एक क्वेश्चन दिया था, ये भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा वीडियो में पढ़ाया है, इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक का जब सीरीज चला था, है ना। अब तो कंप्लीट ऑर्गेनोमेटेलिक भी आ गया है, उसमें भी आप देख सकते हो 6 आवर्स का है कंप्लीट ऑर्गेनोमेटेलिक, मैंने उसमें पढ़ा दिया है। वहाँ पे मैंने मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस से रिएक्शंस को बताया था। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हुए बनेगा। यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो एज ए कैसा वर्क करेगा, एज ए ये वो क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। उसको न्यूक्लियस चाहिए रहेगा, है ना। इस पर खुद के पास तो सॉरी इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज, ये एक एज ए इलेक्ट्रोफाइल के जैसा इससे अटैक करता है। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा अटैक करता है तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमको मिलेगा जिसमें उसका 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कवर होंगे भी, ये 2 हो जाएंगे और CO5 हो जाएगा, Br कुछ ऐसा मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा इसके, इसे 18 इलेक्ट्रॉन्स को भी वो फॉलो कर लेगा, है ना। क्योंकि जब आप इसको ब्रेक करते हो ना एक्चुअल में, तो जब ये ब्रेक होता है तो MnCO5 होगा, बट इसके पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक। उसी नेगेटिव चार्ज को फिर करने के लिए अब यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव में टूटेगा, तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक होगा, ब्रोमीन का एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक होगा, और यहाँ से अटैक करके वो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। तो ये तो था ऑर्गेनोमेटेलिक से रिलेटेड क्वेश्चन, मेटल कार्बोनिल। फिर एक क्वेश्चन था आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और आपको पता है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का भी मैंने कंप्लीट सीरीज बना रखा है, जिसमें मैं कंपेयर करते हुए पढ़ाई थी, किसको, पायरॉल, फ्यूरेन, थायोफीन, है ना, इंडोल, क्विनोलिन, ये सबको मैंने कंपेयर करते हुए पढ़ाया है। उसका भी 3 आवर्स का एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और वहाँ से भी एक क्वेश्चन था। सोचो यार, आप अगर कोई कोचिंग भी नहीं कर रहे, ओनली यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो, तब भी आप ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ सारे स्टडी मटेरियल्स ऑलरेडी मिल गया है ना। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो मैंने बनाया है वीडियो, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो, उसको नहीं आता तो। लेकिन वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होती है किस रिएक्शंस की। मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन दिया है ना, वो एक एसिडिक एनहाइड्राइड रिएक्शंस है, HNO3 के रिएक्शंस करा रहे हैं, है ना। तो HNO3 के अगर रिएक्शंस करा रहे हैं तो यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि ऐसा ग्रुप जो होता है, ऐसा रिंग जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, वो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो वो ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देगा। अब अगर मैं बात करें पायरॉल की और फ्यूरेन की, तो मुझे पता है पायरॉल में होता है नाइट्रोजन और फ्यूरेन में होता है ऑक्सीजन, दोनों 5 मेंबर रिंग है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में, पायरॉल के कंपेरिजन में। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो रिएक्शन है उसके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर पायरॉल का ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू फ्यूरेन। अब फ्यूरेन एंड थायोफिन की बात करें तो थायोफिन में क्या होता है, सल्फर आ जाता है, तो सल्फर के पास d ऑर्बिटल्स होता है ना, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स को वो खींच सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इन दोनों के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ तो ये जो रिएक्शंस है हमारा, ये जो हमारा HNO3 के साथ अब रिएक्शंस करा रहे हैं, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे ऑर्डर होगा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पायरॉल होंगे, उसके बाद फ्यूरेन होगा और उसके बाद होगा थायोफिन, ठीक है जी।
उसके बाद लास्ट अपना 43 क्वेश्चन आ जाता है, सॉरी मैंने 45 लिख रखा है तो कराऊंगी अभी। 43 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक हमारे पास रिएक्टेंट दिया हुआ है, उस रिएक्टेंट कभी भी आप जब ऑर्गेनिक के रिएक्शंस करते हैं ना तो पहले ड्राइविंग फोर्स देखा करो यार, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो पहले आप ना स्ट्रक्चर को ओपन करके देखा करो तो समझ आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, इसने रिएक्टेंट जो दिया है उसको देख लेते हैं। रिएक्टेंट उसने जो दिया है वो है आपका सोडियम ब्रोमोहाइड्रेट। सोडियम उसको आप ओपन करके देखते हो तो देखते हैं कि सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज में है और बोरॉन जो है उसके पास 4 हाइड्रोजन है, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज है और ये कहीं ना कहीं प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, यहाँ पे एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में इसको भी डोनेट कर सकता है ना। इतना तो पता चल गया, मतलब H+ डोनर तो है मेरे पास। अब उसके बाद देखते हैं कि कौन सा सेंटर जो है वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी शो कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो यही शो कर रहा है। इस कंडीशन में सबसे पहले तो ये जो प्रोटॉन H+ जो है वो डोनेट करेगा वो जाएगा कहाँ पे जाएगा, सोच के देखिए, ये H+ की फॉर्म में आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे, इस वाले पोजीशन पे आएगा, ये रॉन्ग लिख दिया है मैंने, ये वाला डायरेक्ट फॉर्म में आएगा इस पोजीशन पे और OH वो जो है बना लेगा। और सेम टाइम पे यहाँ पे क्योंकि ये जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के जैसा वो कर रहा है, बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी बहुत हाई है, तो ये क्या करता है यहाँ से कनेक्ट होकर के आपका ये जो ऑक्सीडेशन स्टेज इसका +3 है सेलेनियम, उसे जाके अटैच हो जाएगा और आफ्टर ऑल हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये प्रोडक्ट बनेगा। आप आंसर चेक कर लेना, जहाँ पे ऑप्शन में ये प्रोडक्ट होगा यही इसका सही आंसर है। अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, लाइक मैं मतलब बहुत टाइम से कंटिन्यूसली बना ही रही हूँ, है ना, तो मैंने लंच भी स्किप किया हुआ है तो बहुत टाइम लग रहा है। चलिए देखिए पॉइंट ग्रुप की बात कर लेते हैं। यहाँ से पॉइंट ग्रुप पूछा गया है किसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। तो इसका ना ये दो फॉर्म में मिल सकता है, एक मोनोमेरिक फॉर्म में, है ना, एक होता है आपका मोनोमेरिक फॉर्म। अगर ये मोनोमेरिक फॉर्म में मिलता है उस टाइम पे अलग होगा इसका पॉइंट ग्रुप, और ये डाइमेरिक फॉर्म में होगा, जब डाइमेरिक मतलब डाइमर बना के होगा तो इसका पॉइंट ग्रुप जो है वो चेंज हो जाता है। अगर मैं बात करूँ पॉइंट ग्रुप मोनोमेरिक फॉर्म का, तो मोनोमेरिक फॉर्म में आपको पता है क्या होगा, AlCl3 होगा, है ना। मोनोमेरिक फॉर्म में ये होगा AlCl3, और AlCl3 की बनाए तो फिर कैसे बनेगा हमारा, सिंपल सा Cl और Cl ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का बनेगा। ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है तो आपको पता है ट्राइगोनल प्लेनर है तो इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो हो जाएगा D3H। क्या हो जाएगा, D3H। लेकिन जैसे ही ये मोनोमेरिक फॉर्म में आता है तो मोनोमेरिक फॉर्म में जाते ही इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो हो जाएगा आपका D2H। तो ये भी एक पॉइंट ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब आप देख सकते हो कि इस बार जो बाग है उसमें पॉइंट ग्रुप से रिलेटेड लगभग 3 to 4 क्वेश्चन पूछ लिया गया था, है ना। पहले भी निकलवाई मैं पॉइंट ग्रुप वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि जो डाइमर है ना, डाइमर का जो आएगा पॉइंट ग्रुप वो होगा क्या, D2H। क्या होगा, D2H पॉइंट ग्रुप होगा। फिर एक रिएक्शन था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, इसमें पूछ लिया गया था कि आपको ऑप्शन दिए थे, भी बोले थे कि कौन सा रिएक्शन है जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में वोल्टेज जनरेट हो सकता है। तो वहाँ पे जो ऑप्शन था ना जिसमें जिंक के रिएक्शंस करा रहे थे सिल्वर के साथ, तो जिंक जो है वो बाद में क्या हो जा रहा था, ऑक्सीडाइज हो जा रहा था, और हमारा जो सिल्वर है वो रिड्यूस हो रहा था। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था और सिल्वर जो है वो रिड्यूस हो रहा था। तो ये वाला जो रिएक्शन है उसमें हाई वोल्टेज हमको मिलता है। ऐसे करके हमने टोटल 45 क्वेश्चन करंट आए हुए पेपर का कर लिए। अब अभी का आया हुआ पेपर में तो बिल्कुल बाकी जो एग्जाम्स होने वाले, हमारा IIT JEM हो गया चाहे गेट हो गया, ये सब में रिपीट्स होते हैं क्वेश्चन, है ना, तो ये हमको आना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना बहुत ज़्यादा, आई बटन को क्लिक कर दो, क्योंकि मैं अभी आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि स्पेक्ट्रो जो है हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो पूरा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना, तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के पूरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियोस आ रही है। उसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का आएगा, और फिर फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी की कंप्लीट सीरीज हम लाने वाले हैं अभी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।